ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના જે મહત્વના 5 કાર્યો છે તે મારે આ તકે તમને જણાવવા જરૂરી છે. ચેમ્બરના મેમ્બર કેટલા છો? પહેલા તો જેટલા મેમ્બર હો તેટલા હાથ ઊંચો કરે. મને એવું લાગે છે કે કદાચ તમારે બધાને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની મેમ્બરશિપ લેવી બહુ જરૂરી છે. કેમ? કારણ કે આ જે કાર્યક્રમ થયો છે તે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઉપક્રમે થયો છે. એનો અર્થ જ કે ચેમ્બરનું એ મહત્વ છે કે સરકારની કોઈ પણ ઓથોરિટી ચેમ્બરને સાંભળે છે. અને અમારું પહેલું જે કાર્ય છે તે આ જ છે કે સરકારના કોઈ પણ વિભાગ, એ કોર્પોરેશન હોય, કલેક્ટર હોય, પોલીસ કમિશનર હોય, રાજ્ય સરકાર હોય, કેન્દ્ર સરકાર હોય, આ બધી જ જગ્યા પર चैम्बर प्रतिनिधित्व सांभळवामां आवे छे. दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चैम्बर में इसलिए जुड़ना चाहिए ताकि चैम्बर का एक अनूठा महत्व है और चैम्बर को सब सुनते हैं. चैम्बर अगर कोई रिप्रेजेंटेशन लेकर आपके पास आता है तो नेचुरली आप सुनते हैं. तो ये सबसे पहला कार्य है चैम्बर का. बीजू कार्य सेमिनारों, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, तालीम शिबिरों आयोजन करवुं અને તેથી આપણો દક્ષિણ ગુજરાતનો ઉદ્યોગપતિ ક્યાંય પણ પાછળ ન પડી જાય ઉદ્યોગ ધંધાની અંદર, એ પણ એક બહુ મહત્વનો હેતુ છે ચેમ્બરની પ્રવૃત્તિનો. ચેમ્બરની ત્રીજી પ્રવૃત્તિ, જે પ્રિમાઇસીસમાં તમે બેઠા છો, એ પ્રિમાઇસીસની અંદર અનેક એક્ઝિબિશનો થાય છે. એ એક્ઝિબિશનોમાં તમે પાર્ટિસિપેટ કરતા આવ્યા હશો જોનાર તરીકે અથવા તો એક્ઝિબિટર તરીકે. કેટલા લોકોએ આ ડોમ આપણો જોયો છે, એક્ઝિબિશન સેન્ટર? જેમણે નથી જોયો તેમને મારી વિનંતી કે આ ડોમ જોવા જેવો છે. અમારા કોઈ પણ પ્રકારના એક્ઝિબિશન થાય એમાં मोटा पायों पर एग्जीबिशन थता हुए छे. दीपक जी, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि पूरे देश में ये एक ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसी है जिनके पास 1,16,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस एयर कंडीशन डोम उपलब्ध है. અને આ ડોમને કારણે જે ઉત્પાદકને સીધો માર્કેટ મળી રહે છે એ બહુ અગત્યનું છે. અને કોઈ પણ એક્ઝિબિશન થાય, યાન થાય કે સિટેક્સ થાય, 500-700 કરોડનો બિઝનેસ તો દરેક એક્ઝિબિશનની અંદરથી પ્રાપ્ત થતો હોય છે, જે ઉદ્યોગપતિઓને આવનારા 6 માસને માટેનું પૂરતું ભાથું પૂરું પાડે છે. હમણાં અમે મિશન 84 પ્રમુખશ્રી પછીથી જોડાશે, વાત કરશે. તમને સૌને ખબર 84 તાલુકો, 84 બંદર. એક જમાનો હતો જ્યારે આપણા 84 બંદર પર, એટલે કે સુરતમાં 84 દેશોના વાવટા ફરકતા હતા. અને એ 84 देशों जो वावटा यहाँ था उनको वापस रिवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं और पूरे 84 कंट्रीज को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े. उनकी डिटेल में बात हमारे प्रेसिडेंट करेंगे. और हमारा 5वां कर्तव्य है CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोरोना में सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे गुजरात में जिन्होंने सबसे पहली ऑक्सीजन बैंक शुरू की थी जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. तो इन 5 एंगल के साथ हम लोग ये प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहे हैं. आज इसी प्रकार से ESI कॉर्पोरेशन के साथ हमारा ये संवाद है. हम उनको संवाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हमें कोई झगड़ा नहीं करना है. झगड़ा तो हम कोर्ट में करते हैं, चाहे उद्योगपति हो चाहे ESI सामने सामने होता है. मैं भी ये कई बार फेस कर चुका हूँ पास्ट में. लेकिन यहाँ पर एक संवाद का सेतु हम बांधेंगे और एक अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ सोहेल भाई सवानी, जो लेवल ऑफ कंसल्टेंट है, वो चैम्बर की इस कमेटी के चेयरमैन हुई है, क्योंकि उन्होंने ये पूरा आइडिया दिया और आपने साकारित भी किया सोहेल भाई. इनकी वजह से सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और लोग आएंगे भी. मैं आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ हमारे ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर अनिल सरावगी जी का. अनिल भाई एक बड़े टेक्नोक्रेट है और खुद एडवोकेट भी है, तो इस विषय में उनकी भी बहुत सारी जानकारी है. वो भी हम आगे बात करेंगे जब वो प्रोग्राम के संदर्भ में आपसे बात करेंगे. तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से दीपक जी का स्वागत करना चाहता हूँ. मैं सोहेल भाई और अनिल भाई को भी विनती करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े. मैं विनती करता हूँ मनीष कुमार जी, असिस्टेंट डायरेक्टर ESIC SRO सूरत, उनका भी स्वागत करना पसंद करूंगा. और संदीप कौशिक जी, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ESIC. आइए डॉक्टर साहब.
Dr. Anil Saraogi, please say something about the program, and then Sohail bhai, please take it. Thank you, Nikhil bhai. All of you must have seen Nikhil bhai over the last 10-15 years. On. Hello, now it is better. I presume. What language? Hindi. I am comfortable in English also, but it appears that हिंदी में बात करने से लोगों को ज़्यादा हमारी बात आप तक पहुंच पाएगी. ऑब्जेक्टिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम्स का हमेशा ये रहता है कि बात श्रोता तक पहुंचनी चाहिए और उसका बेनिफिट होना चाहिए. चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दीपक जी हमारे पास काफ़ी कमिटीज़ हैं जिसके तहत हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री के विविध प्रश्नों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी बहुत ही वाइब्रेंट कमेटी पिछले 7-8 साल से बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेबर लॉस कमेटी. यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम है, थोड़ा भी क्रिटिकल क्वांटिटी ऑफ वर्कमैन है, लेट्स से 20, 25, 30, आपको जाने अनजाने काफ़ी वेलफेयर ओरिएंटेड नियमों का पालन करना होता है और करना चाहिए भी. सो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ लेबर रिलेटेड लॉज विच आर बेसिकली टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर गिवन फेयर ट्रीटमेंट बाय द एम्प्लॉयर्स. एंड उसमें एक है ESI स्कीम. वो भी बहुत ही अच्छी स्कीम है और एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुइटी, PF इसके बारे में तो काफ़ी पता होता है, लेकिन इसकी ESI स्कीम के बारे में कई बार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी रहती है. लेकिन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट और प्रोविज़न इसलिए है कि उसका पालन करना ज़रूरी भी है और न करने पर थोड़े से, जैसे कि हर एक एक्ट में प्रोविज़न तो रखना ही पड़ता है कि यदि उसका पालन नहीं करे तो व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ दिस. So as an employer, as a company, we must be aware of what are the provisions, how we should comply with them, and in case you miss certain deadlines, etc., what are the provisions under which you can streamline yourself again. ये सब कानून दीपक जी आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे. इस तरह के होते हैं कि कंप्लाई करते रहना जरूरी है, लेकिन कंप्लाई करने में यदि डेविएशन आता है तो हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, देयर विल बी सम पेनल्टी. बट मेरा हमेशा सभी से, सोहेल सर तो हमेशा ही सबको बोलते हैं, यदि कहीं डेविएशन हुआ है तो उसको फटाफट स्ट्रीमलाइन कर लो. सो विथ दिस ऑब्जेक्टिव वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग मेनी अदर seminars also under the broader umbrella of labor laws, whereby we will be talking of PF law and the gratuity law, and जो एक कॉमन कोड आ रहा है उसके बारे में पिछली बार भी कार्यक्रम किया था, अब की बार भी हम करेंगे. और आशा है कि वो कॉमन कोड जब आएगा तब थोड़ा सा कंप्लायंस बर्डन कम होगा, ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं. तो इस पूर्व भूमिका के साथ में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप एक्टिवली दीपक सर को सुनिएगा, क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिएगा, जैसे सर को कंफर्टेबल हो ड्यूरिंग द सेशन और आफ्टर द सेशन. प्लीज रेज क्वेरीज. वंस you raise one query, the same query is likely to be in the minds of the other 10 people also. So entire audience will be benefited from the interactive session. I am very sure that you will come out, we all will come out more enlightened about a very important act which is ESI Act, and I am extremely thankful to Chamber of Commerce for giving this opportunity to speak to this audience. Thank you very much. थैंक यू सो मच अनिल भाई सरावगी. हमारे ग्रुप चेयरमैन है, वैसे काफ़ी 3-4 लॉ कमिटीज़ के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जिन्होंने बहुत ही कम समय में ये जो इवेंट के लिए मुझे परमिशन दी. और उनसे बड़ा थैंक अगर मैं कहूँ तो विभाग का है कि मलिक साहब को जब भी मैंने मैसेज किया इस मामले को लेके तो इमीडिएटली सर ने कहा कि जब और जैसे भी आप जहाँ कहोगे इंटरेक्शन के लिए वी आर रेडी. और मलिक साहब की मैं एक और बात कहूँ कि जब साहब अभी कुछ महीनों से जब ऑफिस ज्वाइन किए एज ए ऑफिस इंचार्ज, तो जब मैं पहली दफ़ा मिला तो मेरा पहले दिन का इंटरेक्शन सर के साथ ये रहा है अनिल भाई
कि मुझे इतने अप्रोचेबल और जो विद्वान व्यक्ति एक अधिकारी के रूप में जिस तरह से उन्होंने इंटरेक्शन किया और उसके बाद जब भी मिलना हुआ तो साहब की जो विनम्रता और अप्रोचेबिलिटी, उसके साथ साथ साहब का जो एक जो सामने रिस्पॉन्स है जो वो दिल को छू गया है उससे। तो इस प्रकार के अधिकारी हमारे पास होना वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है, और ख़ास करके ऐसे विभाग ऐसी स्कीमों के लिए कि जो स्कीम और जो एक्ट नहीं माना जाता है, इसको फरिश्ते बोले जाते हैं। सर ये एंजल्स के काम करते हैं, क्योंकि बहुत परिवारों के लिए ESIC जो है वो भगवान और वरदान का रूप है, और हम अक्सर वो खबरों में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं काफ़ी ऐसे फेसिस को जानता हूँ जो ESIC से जुड़े हुए भी हैं, और वो मेरे से भी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को जानते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन दीपक जी, मनीष जी, संदीप जी, आप यहाँ पे आए। और आज का जो 2 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट सर हम जो लेने वाले हैं वो जैसे यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भरूच से लेके क्या कहते हैं कि उमरगाम तक का नेटवर्क है, तो 11,000 से ज़्यादा मेंबर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं। तो आज मैं यहाँ पे कुछ वापी वलसाड़ के भी चेहरे देख रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो ESI में कवर्ड हुआ, तो वहाँ के अगर कोई चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज़ है, तो वो भी आपके साथ सामने आज रख सकते हैं और आप भी उनको आज एड्रेस कर सकते हैं। और साथ में एक दूसरा अनिल जी जो आज का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो ये है कि दीपक सर ने 11 अगस्त 2023 को एक पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने एक कोट किया है 1992 को 2 के नोटिफिकेशन को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया था, जिसमें ये बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि ESI की जो कवरेज है, क्योंकि ESI में इम्प्लीमेंटेड एरिया, नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया, तो जो कवरेज है यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा जब जब सूरत म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की लिमिट्स जो है वो एक्सटेंड होगी। तो अभी तक जो है वो काफ़ी ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस भी इसी विभाग से हुए थे कि फला जो एरिया है वो आपको नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया में है, इसलिए आपको कंप्लाइंस नहीं करना है। तो मलिक साहब, काफ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये क्वेरीज भी थी कि ऑलरेडी ESI विभाग ने जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस हमको लिखित में किया है, उसके बाद अभी अगर हमें कंप्लाइंस करना पड़े तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाएगा, तब जब इंडस्ट्रीज़ को ना सिर्फ आज से बल्कि पिछले 5 साल से या जब से 10 आदमी हुए तब से उनको कवरेज लेनी पड़े। तो ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय इंडस्ट्री के लिए था। और सर दूसरी बात ये भी है साथ में कि ESIC का जो कवरेज है वो एम्प्लॉय का कवरेज 10 दिन के भीतर में ले लेना है, और काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो छोड़ के भी जा चुके हैं। अब उनका जो मेडिकल का जो पैसा जमा करना है वो क्योंकि इंश्योरेंस में हम आज तक यही समझे हैं कि इंश्योरेंस हमेशा आज से होता है ना पीछे से होता है। अगर मैं 1 महीना पहले से अपना मेडिकल इंश्योरेंस लूँ तो मुझे कोई कंपनी देने वाली नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे विषय भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, और आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा क्योंकि इसी विषय को लेके हमने सर को बुलाया है। तो जितने नॉन इम्प्लीमेंटेड एरियाज़ के और ये पब्लिक नोटिस का जो महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पे आज हम सर को सुनेंगे और जितने भी हमारे क्वेश्चंस है उसे हम जो है रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं सर को हैंड ओवर करूँ इससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ESI वेब पोर्टल से फ्रेंडली लोग कितने हैं, क्योंकि सर उसी तरह का अपना प्रेजेंटेशन देंगे, तो जो पोर्टल से फ्रेंडली ज़्यादा, जो फ्रेंडली ना हो वो हाथ ऊंचा करे, ताकि सर फिर स्कीम बताएंगे, एक्ट बताएंगे। तो क्या इस विषय में हमें ज़्यादा डिटेलिंग करनी है या एक क्विक हम सर से समझ लें? तो बिंदास आप बता सकते हैं कि आप ESI पोर्टल से या एक्ट से या स्कीम से जो है वो फ्रेंडली नहीं है। तो शायद सारे लोग जो है वो ESI कानून से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी सीनियर लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो HR और लीगल और कंप्लायंस फील्ड से हैं। सो सर विद दिस मैं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है दीपक मलिक जी को, उनको इनवाइट करता हूं, और हम सब तालियों से दीपक जी का स्वागत एक बार वापस करें। वेलकम सवानी साहब,
और यहाँ पर प्रेजेंट मेरे साथियों, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर दोज काइंड वर्ड्स। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू दिस। जो हम ESI पे बैठकर कर रहे हैं, अगर हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो हमें उस बात की तनख्वाह मिल रही है, इसलिए उसके लिए प्लीज़ कोई अप्रिसिएशन नहीं, वो हमारी ड्यूटी है, उसे करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, आप लोगों का समय बहुत कीमती है। सबसे पहले तो मैं इस 83 इयर्स की लेगेसी लिए हुए इंस्टीट्यूशन में आकर बहुत खुश हूँ सर। आप यकीन जानिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आना एक साइलेंट लर्निंग होती है। मैं यहाँ लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ देख रहा हूँ ना, कि जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को एक टीम की तरह लेकर चलते हैं, और जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूशंस को, सर ये सच में रिमार्केबल और वंडरफुल है। प्लीज एक्सेप्ट माय अप्रिसिएशन फॉर दिस। हमने जितने, मैं वही देख रहा हूँ सर कि हम जब पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो लीडरशिप स्टाइल्स दिखाई देते हैं। सर यहाँ पर जो मैंने देखा है ना, जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जितने भी स्टाइल दिखाए हैं उन सब का मिक्स है, और एक परफेक्ट मिक्स है सर। कोई ये एक लीडरशिप स्टाइल नहीं है उसके अंदर। और ये सिटी ग्रो कर रही है, इंडिया में नंबर 2 क्लीन सिटी बन गई। ये सब अपने आप में इस सिटी का कल्चर ही बताता है। सो सच में मेरी तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद और तारीफ दोनों स्वीकार कीजिए। अभी जब ये इंटरेक्शन कर रहे थे तो ESI स्कीम के बारे में HR रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ज़्यादातर। आप ESI स्कीम से क्या बेनिफिट मिलते हैं उससे अवेयर हैं सभी, या मुझे बताने की जरूरत है? ब्रीफ में क्विकली, जिनको नहीं पता वो बता दें प्लीज। सबको पता है? तो स्कीम के बारे में, मतलब जो बेनिफिट्स मिलते हैं, सिकनेस बेनिफिट, कैश बेनिफिट, कंडीशंस, मैं बताऊं? एक बार रिकैप कर देंगे। मिक्स आंसर, ठीक है? ओके, मैं स्टार्ट करता हूं। मैं बहुत जल्दी से खत्म करूंगा ताकि फिर हम मेन टॉपिक्स पर, क्वेश्चन आंसर्स पर आए। सर, जैसा सवारी साहब ने इंट्रोडक्शन में दिया कि रेलिवेंस क्या है आज के डिस्कशन की, ESI स्कीम यहाँ पर बहुत पहले से इम्प्लीमेंटेड है गुजरात में, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके हिसाब से 1 अप्रैल 2023 से 2023 से ये वलसाड में इम्प्लीमेंट हुई। उसके साथ साथ सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लोग काम करते हैं उन पर ये स्कीम एप्लीकेबल हुई है। और अभी एक जो रिसेंट क्लैरिफिकेशन आई हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से कि सूरत म्यूनिसिपल एरिया में जितने भी यूनिट्स होंगी वो सब कवरेबल होंगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरियाज अर्लियर नोटिफाइड और नॉट। तो इस सब की वजह से जो कवरेज है वो बढ़ गई है। मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप इसे देख सकें। ओके, ESIC है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, इसलिए ESIC का जो कंट्रीब्यूशन है ये वॉलंटरी नहीं है, ये टैक्स की तरह इम्पोज होता है। और ESI स्कीम का ऑब्जेक्टिव है अब जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देना, दो तरीके से। कैश बेनिफिट्स जब उनको वेज लॉस हो रहा है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी या सिकनेस, और दूसरा मेडिकल बेनिफिट। ESI स्कीम में कौन सी यूनिट कवर्ड होती हैं? ऐसी यूनिट जो नोटिफाइड एरिया में प्लेस्ड है और उसमें 10 से ज्यादा लोग काम करना शुरू कर दें। एक बार काम कर लिया, 10 लोग हो गए, उसके बाद चाहे 9, 8, 1, 2 कितने भी हो जाएं, वो हमेशा कवर्ड रहेंगे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट esic.gov.in है, इसको मैं एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आधार सीडिंग या किसी भी चीज के लिए जब आप gov.in वेबसाइट के थ्रू मूव करते हैं तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, इसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपके कोई फिशिंग अटैक्स नहीं होने वाले। ESI स्कीम के तहत एम्प्लॉइज कौन से कवर्ड होते हैं? वो जो 21,000 रुपए तक की सैलरी ड्रॉ करते हैं, वेजेस। अब 21,000 रुपए वेज में क्या कंपोनेंट आते हैं ब्रॉडली समझ लीजिए कि ऐसे कंपोनेंट
जो आप 2 महीने में एक बार पे करते हैं रेगुलरली। अगर कोई भी आप कोई एक इंसेंटिव या अलाउंस देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हर 2 महीने पे देते हैं, तो वो वेज का पार्ट है। लेकिन जो कंपनसेटरी अलाउंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉय आया गया, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ कंपनसेशन देते हैं, तो वो ईएसआई की वेज का पार्ट नहीं बनते ब्रॉडली। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है कि एम्प्लॉयर को 3.25 और एम्प्लॉय को 0.75% कंट्रीब्यूशन देना होता है। कंट्रीब्यूशन के लिए एक कंट्रीब्यूशन और एलिजिबिलिटी देखने के लिए ईएसआई में 2 टर्म्स यूज होती हैं, एक कंट्रीब्यूशन पीरियड और एक बेनिफिट पीरियड। कंट्रीब्यूशन पीरियड फाइनेंशियल ईयर को 2 पोर्शंस में बांट दिया जाता है, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन पीरियड, और उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड रहता है। अब इसको सिंपल टर्म्स में समझे कि अगर एक इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड है उसके एंड तक वो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड रहता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर साल 2023-24 चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है, अगर कोई एम्प्लॉय इसमें 78 डेज तक कंट्रीब्यूट कर देता है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड है वो 1 जनवरी 24 से स्टार्ट होता है। तो 1 जनवरी टू 30 जून तक, 30 जून तक वो एम्प्लॉय मेडिकल बेनिफिट्स लेने के लिए एंटाइटल्ड है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए 29 जून को कोई बीमारी का स्पेल चल रहा है और वो 30 जून आ गई, तो वो ट्रीटमेंट टर्मिनेट नहीं होगा जब तक वो स्पेल चलता रहेगा बीमारी का। ईएसआईसी रीजनल ऑफिसेस, सब रीजनल ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिसेस और डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिसेस के थ्रू कैश बेनिफिट्स डिसबर्स करती है। और इसके साथ साथ मेडिकल सेटअप के लिए ईएसआई स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करती है। हमारे वो देखिए हॉस्पिटल्स लिखे हुए हैं मेडिकल डिवीजन के, 11 मेडिकल कॉलेज या पीजी मेडिकल कॉलेज हैं, 52 डायरेक्टली ईएसआई सी हॉस्पिटल है और ईएसआई एस हॉस्पिटल 109 है। ईएसआई सी और ईएसआई एस हॉस्पिटल्स में क्या अंतर होता है कि जो ईएसआई सी के हॉस्पिटल होते हैं उन्हें ईएसआई कॉर्पोरेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली चलाती है, एडमिनिस्टर करती है, और उसके अलावा जो ईएसआई एस हॉस्पिटल होते हैं वो बनाकर कंस्ट्रक्ट करके स्टेट को दे दी जाते हैं कि आप चलाइए। गुजरात में स्कीम, क्योंकि हेल्थ जो है वो प्राइमरली एक स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कामों का जो विभाजन हुआ है उसके हिसाब से, तो ईएसआई क्या करती है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे भी देती है कि आप इसे चला लीजिए। अभी हमारे गुजरात में 4 हॉस्पिटल हैं जो ईएसआई सी चलाती है, बापूनगर, नरोदा, अंकलेश्वर और वापी। उसके अलावा 7 ईएसआईएस हॉस्पिटल हैं और 4 हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है। कलोल में अभी आगे आने वाली वेबसाइट में मैं आपको दिखा दूंगा कि कहां पर कौन कौन से हॉस्पिटल हम और नए बना रहे हैं। वो अभी स्विच ओवर चलेगा। ईएसआई हॉस्पिटल सूरत आपने अगर देखा होगा सिविल हॉस्पिटल के साथ में है। ये 300 बेडेड हॉस्पिटल सैंक्शनड है ऑलरेडी। पहले ये 50 बेड पे चल रहा था, अभी ये 300 बेड बन रहा है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ही अभी 2 महीने पहले हमारे मिनिस्टर साहब जो मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं, उन्होंने डायरेक्शन दी कि नहीं, इसे सीधा 500 बेड अस्पताल तक लेके जाया जाए। तो इसमें हम 500 बेड अभी शायद ऐड ना कर पाए, लेकिन 170 बेड और इनकी 470 बेड्स हम इसके ऊपर बना देंगे। ये हॉस्पिटल चालू होगा फरवरी में प्रोबेबली इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। तो इसमें कोशिश करेंगे कि इस साल इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ सुपर स्पेशलिटीज भी इंट्रोड्यूस कर दें, जिनमें कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वो उम्मीद है कि हम अगर ये इस साल में चालू कर पाएं। कंस्ट्रक्शन है, फुल स्विंग में चल रही है। आएगा सर? कोई ईएसआई स्कीम इतनी देर में मैं बताता हूँ जब तक ये चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये
इसलिए नहीं कि मैं ईएसआई में काम कर रहा हूँ, मैं कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ और यूपीएससी ने जब मुझे इस तरफ पुश किया तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक मैं पूरे अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया में मतलब इससे नोबल स्कीम नहीं है। हाँ, कुछ वीकनेस भी है मेडिकल ट्रीटमेंट में, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसी सिस्टम्स रहते हैं, यस वी एक्सेप्ट, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी सुधरेगा और जरूर बदलेगा। अनकैप्ड मेडिकल सर्विसेज हैं ईएसआई की, मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे केसेस हमारी वेबसाइट पे डिटेल डली हुई है। इस टाइम भी मोर देन 200 लाइव केसेस हैं जहां पर एक एक पेशेंट पर 10-10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। हीमोफीलिया का कोई पेशेंट आ जाता है, कोई गवर्नमेंट इवन सीजीएचएस में मेरे को वो फैसिलिटीज नहीं है सर। हीमोफीलिया के एक पेशेंट को जो इंजेक्शन लगता है ना साहब, वो उस इंजेक्शन की कीमत उसके 1 महीने का ट्रीटमेंट शायद 1-1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और एंजाइम 25,000-30,000 रुपए का इंजेक्शन है। और एंजाइम रिप्लेसमेंट जो ड्वार्फिज्म में आता है, आपने देखा होगा बच्चों की उंगलियां छोटी हो जाती हैं, बौने हो जाते हैं, उसमें एक एक इंजेक्शन जो लगता है वो 1-1 लाख रुपए का है। और ESI is duty bound to provide that ERT, enzyme replacement therapy. ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज हैं कि जैसे ही कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करे इमीडिएटली उसको रजिस्टर कर दें, ये उनकी ड्यूटीज में शामिल है। जो 10 दिन का विंडो पीरियड दिया जाता है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसे इस्तेमाल न किया जाए, वो एक्सेप्शनल केसेस में रहता है। आप इमीडिएटली आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन करें एम्प्लॉय की। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन पे मैं 2 मिनट लेता हूं। ये बहुत ही नोबल एम के साथ ये काम किया जा रहा है। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि हम एक एक करके जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन होती चली जा रही है। रेलवे टिकटिंग एक जमाने में एक बहुत बड़ी महारत हुआ करती थी, टिकट बुक कराना, आज नहीं है, हम ऐप्स के थ्रू करते हैं। ऐसे ही कितनी सारी चीजें हैं, पेमेंट्स हम करते हैं दुनिया भर की एजेंसीज की, कभी हम लाइन में लगते थे, बैंक में जाते थे। इसी तरीके से ESIC भी एम कर रही है कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसे कंप्लीट रिवैम्पिंग के लिए जा रहे हैं। उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि किसी भी आईपी को कैश बेनिफिट्स के लिए ESI तक ना आना पड़े। घर बैठो ऐप में आप अपनी एप्लीकेशन रेज करो, और हम कोशिश ये करें कि एप्लीकेशंस भी रेज ना करनी पड़े। लाइक अगर कोई एम्प्लॉई बीमार होता है, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट दे दिया, तो जिस दिन बेड रेस्ट दिया और जिस दिन से फिटनेस दिया वो भी डॉक्टर ने ऑनलाइन दिया, तो बीच का सिकनेस बेनिफिट पीरियड हम खुद ही कैलकुलेट करके उनके आधार बेस्ड अकाउंट के अंदर डाल दें। सो आधार के साथ सीडिंग होना इसलिए जरूरी है। दूसरा, आधार का एक बहुत बड़ा एम है, हम लोग इंडिया में हमारे पास यूनिक आईडी किसी एक इंडिविजुअल की आधार ही है। हम ट्रीटमेंट लेते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हम ट्रीटमेंट लेते हैं मेडिकल का। आप लोग जाते होंगे, कभी लाल पैथलैब में टेस्ट कराते होंगे, वो एक अपना डिस्ट्रिक्ट नंबर दे देते हैं। कभी एम्स में ट्रीटमेंट करवाएंगे, वो एक अलग नंबर दे देते हैं। किसी दूसरे हॉस्पिटल में जो फोर्टिस हो गया, एस्कॉट्स हो गया, वो अपना एक अलग नंबर देते हैं। गवर्नमेंट के लिए, हर इंडियन के लिए, ये सिर्फ आईपीएस के लिए नहीं, हम सबके लिए भी आभा अकाउंट खोलना एक फायदेमंद चीज है। इससे क्या होगा, ये पोर्टेबिलिटी है कि हम जिस भी मर्जी प्लेटफॉर्म पे हम अपना ट्रीटमेंट कराएं, हमारा सारा मेडिकल रिकॉर्ड एक आभा नंबर के साथ लिंक होकर आ जाए। यानी कि कभी ऐसी हालत आती है कि इंडिविजुअल अपने बारे में खुद नहीं बता पाता, लेकिन अगर वो नंबर मौजूद है तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो जैसे ही लॉगिन करेंगे उनको दिखाई देगा कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है। सो ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चिंता करते हैं कि कहीं मेरा डेटा लीक तो नहीं होगा। नहीं, प्राइवेसी का 100% ध्यान रखा जाता है। जो आधार बेस्ड डेटा है ये इंडिया के सेफेस्ट वॉल्ट में, जो UIDAI का वॉल्ट है, वहां पर सेफ होता है। इवन ये ESIC जब इसको सीडिंग करता है तो भी वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नंबर आता है। जो बेसिक डेटा है वो आधार के सर्वर पे ही स्टोर होता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम एक यूनिट बन के आईपीएस को बेनिफिट दें, उनका आधार सीडिंग जितनी जल्दी कंप्लीट कर दें। हमारा टारगेट है 10 महीने में इस आधार सीडिंग को कंप्लीट करना। सो हर महीने अगर आप 10% एम्प्लॉइज का आधार सीडिंग करते हैं
छोटा सा टारगेट रखते हैं तो वो हम 10 महीने में अचीव कर पाएंगे। 10 महीने के अंदर अंदर हम जो हमारा जो ERP है उसकी रिवैम्पिंग के टारगेट भी पूरा कर पाएंगे। सो ये तब तक ये दोनों काम एक साथ होंगे, पैरेलली चलेंगे और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। आप लोग खुद ही देखेंगे कि हमें किसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें आना नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, आभा अकाउंट का एक बहुत बड़ा एम दूसरा भी चल रहा है। वो क्या है कि आज ज़्यादातर बीमारियों में 70% बीमारियों में हम देखते हैं किसी को हार्ट है, कुछ और है, BP है, तो वो कंटिन्यूसली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये एक एम चल रहा है कि पहली जो कंसल्टेशन है डॉक्टर के साथ वो फिजिकल हो जाए, उसके बाद सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कंसल्टेशंस थ्रू टेलीमेडिसिन हो। अब इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड हमारी ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो शेड्यूल H ड्रग्स हैं, जो कि इंडिविजुअल के हाथ में फार्मासिस्ट ही दे सकता है पेशेंट के हाथ में। इसीलिए वो आज भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से डिलीवर नहीं होती है। उसके लिए नेटमेट्स या 1mg या किसी ऐसी साइट को यूज़ करना पड़ता है जहाँ फार्मासिस्ट आपको डिलीवर कर रहा है। आभा अकाउंट और आधार सीडिंग ये फ्यूचर में इंश्योर करेगा कि जो दवाई का पैकेट आ रहा है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आ रहा है ना। तो ये इंश्योर करेगा कि जो मेडिसिन किसी के लिए चली है वो उस इंडिविजुअल तक ही पहुंच रही है, किसी और के हाथ में नहीं जा रही है। सर, गवर्नमेंट सिस्टम में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने का एक और भी एम है। शायद आप लोग जानते होंगे, अगर आप ESI की किसी भी एक मेडिसिन जिसे आप कॉमनली आप यूज़ करते हैं, उस मेडिसिन को 1mg पे रेट सर्च कीजिए और गूगल पे एक छोटा सा टर्म लिखिए, से पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम ESIC रेट कॉन्ट्रैक्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे 1200 एग्जैक्टली 1200 मेडिसिन ऑन बोर्ड है हमारे रेट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। उनमें से लगभग 80% मेडिसिन पे जो हमें डिस्काउंट ऑफर होता है वो 80% to 99% डिस्काउंट ऑफर होता है। तो गवर्नमेंट को कितना कम बोझ पड़ेगा अगर अपनी मैकेनिज्म से ये ड्रग IP के जो भी बेनिफिशियरी या पेशेंट है उसके घर तक पहुंचा दी जाए। तो इसके लिए मुझे आधार सीडिंग में आपकी मदद लगेगी, वही हम टीम की तरह काम करेंगे और इसे इनको पूरा करेंगे। नोबल दूसरी ड्यूटी है कि आप TIC टेम्परेरी आई कार्ड बोलते हैं, उसे जनरेट कर दीजिए। आधार से एनेबल कर दिया तो वो भी जरूरत नहीं है आप, ताकि कोई भी जब पेशेंट जिसको हम इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं वो अपने किसी काम के लिए हॉस्पिटल में या कहीं पर भी जाए तो वो उस नंबर से, यूनिक नंबर से अपनी आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो वो TIC जनरेट कर दें सो दैट उनके पास है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सर, कंट्रीब्यूशन जमा कर दें टाइम पर। जिस महीने का कंट्रीब्यूशन उसके अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर दें और रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये बहुत सिंपल सी ड्यूटीज हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी यही ड्यूटीज हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो, जैसे आपकी कंपनी में अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ काम दे रखा है तो चूंकि वो आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो। तो जो रिस्पॉन्सिबल, तो हमें क्या देखना है एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कि हमारा जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो सारी ड्यूटीज पूरी कर रहा है। अब आते हैं सर ESI से मिलने वाले बेनिफिट्स के ऊपर। सिकनेस बेनिफिट, कोई भी इंडिविजुअल अगर ESI के सेटअप में है, कवरेज में है और वो बीमार हो जाता है, उसने 78 डेज का कंट्रीब्यूशन दे दिया तो वो ESI के मेडिकल बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड है। इसमें ज़रूरी क्या है कि अगर जब आप पहली बार आते हैं, अगर आपने एक दिन भी काम कर लिया ESI के अम्ब्रेला में तो 3 महीने तक की तो मेडिकल कवर हो ही गया। उसके बाद 78 डेज कंट्रीब्यूट कर दीजिए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगले बेनिफिट पीरियड के एंड तक इंडिविजुअल एंटाइटल्ड होता है। फिगर्स के तौर पे हमने 3.48 करोड़ पिछले साल डिसबर्स किए। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट वो 91 डेज मैक्सिमम पीरियड होता है, लेकिन कुछ मैलिग्नेंट डिसीजेस के केस में हम इन्हें 2 साल तक सिकनेस बेनिफिट देते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को मान लीजिए न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है तो 2 साल तक हम उनको सिकनेस बेनिफिट कंटिन्यू करवाते हैं। उसकी जो रेट होती है वो 80% ऑफ वेजेस है। सिकनेस बेनिफिट में 70% है, इसमें 80% ऑफ वेजेस है।
इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में एक में 78 डेज, दूसरे में भी 78 डेज, टोटल 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में अगर आपने कंट्रीब्यूट कर दिया तो आप एलिजिबल। एनहांस सिकनेस बेनिफिट, फैमिली प्लानिंग में जाने वाले आईपीज एंड आईडब्ल्यूज, इंश्योर्ड वुमेन एंड इंश्योर्ड पर्संस के लिए एक छोटी सी स्कीम है। इसमें उन्हें 7 दिन और 14 दिन रिस्पेक्टिवली 100% ऑफ वेजेस दिए जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स, ये स्कीम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्लीज अगर आपके कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको बताइए, क्योंकि ये अनटैप्ड नहीं जानी चाहिए, ये उनका अधिकार है। सिर्फ उनको एक सिंपल क्लेम रेज करना है और ये बेनिफिट्स ले लेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट 26 वीक के लिए 100% ऑफ वेजेस, 70 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1 साल में। तो पिछले साल हमने 380 आईडब्ल्यूज को 3.35 करोड़ डिस्बर्स किया था। टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट, कोई भी आपका एम्प्लॉय आया आपकी फैक्ट्री में, डे 1 पे उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई, सो 90% ऑफ वेजेस, इसके लिए वो 78 डेज कंट्रीब्यूशन नहीं, डे 1 से अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी है तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट चलेगा। जैसे कोई आपके यहाँ पर आए, चोट लग गई है, चोट लगते ही डे और उनको बेड रेस्ट करना पड़ा 3 महीने 4 महीने, जितने टाइम तक वो टेम्परेरी डिसेबल रहेंगे तब तक, इसका पीरियड नहीं होता, जब तक वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट रहेगी, इंडिविजुअल टीडीबी के लिए एंटाइटल्ड है 90% ऑफ वेजेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो आप रिपोर्ट इमीडिएटली कीजिए। एक्सीडेंट रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट करनी होती है, ऑनलाइन है। आप प्लीज, अगर कुछ पेपर कम है तो बाद में आ जाएंगे, लेकिन आप रिपोर्ट इमीडिएटली कीजिए, क्योंकि उससे अननेसेसरली डेलीगेशन ऑफ पावर्स उसकी लोअर है, जो विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट हुई है, कन्वीनियंटली डील कर पाते हैं हम। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय आया, भगवान न करे उसको चोट लग गई और परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई, लाइक किसी का हाथ कट गया, तो उस जितनी परसेंटेज डिसेबलमेंट है उतनी परसेंटेज में आपको ये ईएसआई, कोई वो जो आईपी है वो पीडीबी के लिए एंटाइटल है, इसको हम परमानेंट डिसेबल बेनिफिट बोलते हैं। इसमें 90% है, अगर कोई 100% डिसेबल हो गया, मान लीजिए हर एक पार्ट का अलग अलग डिफाइंड है, ये उंगली कटी, इतनी कटी या इतनी कटी या कितना कट गया, हाथ कट गया, तो वो परसेंटेज डिफाइंड है, उसके लिए सीधा वो हमारी आप एक्ट भी देखेंगे तो उसमें डिफाइंड है कि क्या पार्ट कटा या इम्प्यूट हुआ या क्या डिसेबलमेंट हुई है, उसके लिए वो उतना ही परसेंटेज डिफाइन कर देते हैं। अब अगर कोई 100% डिसेबल हो गया तो वो 90% ऑफ वेजेस उसे थ्रू आउट लाइफ मिलेगा। ये रेट्स रिवाइज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। डे 1 से एलिजिबिलिटी कोई कंडीशन नहीं, डे 1 से इंडिविजुअल एंटाइटल्ड होता है पीडीबी के लिए। पिछले अभी हमारे 1087 लाइव केसेस हैं जिसमें 2.76 करोड़ हमने डिस्बर्स किया है। डिपेंडेंट बेनिफिट, इस बेनिफिट के लिए भी बेनिफिशियरी डे 1 से एंटाइटल्ड होता है। ऑफ ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले दिन ही अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है और इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो डिपेंडेंट बने रहते हैं, उसके बच्चे और वाइफ के लिए डिपेंडेंसी की डेफिनेशन नहीं है, वो उनको परमानेंट डिसेबलमेंट, सॉरी, ये डिपेंडेंट बेनिफिट मिलेगा। डिपेंडेंसी की डेफिनेशन है बच्चों के लिए 9,000 रुपये, अगर जैसे पेरेंट्स हैं, जब तक वो 9,000 रुपये महीना से कम उनकी मंथली इनकम है, फैमिली इनकम है, तो वो एंटाइटल्ड है इस बेनिफिट के। स्पाउस के केस में ये एप्लीकेबल नहीं। पिछले साल 1206 केसेस, अभी हमारे जो लाइव केसेस हैं 1206 लाइव केसेस हैं, जिनमें 5.47 करोड़ पर एनम लगभग हम डिसेबलमेंट ये डीबी देते हैं। फ्यूनरल एक्सपेंस, अगर किसी आईपी की डेथ हो जाती है तो 15,000 रुपये उसको फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाता है। मैंने कई केसेस में देखा है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट इंजरी या कुछ भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है,
सिंपल बेनिफिट है, डेथ होते ही मिलता है। किसको मिलता है? जो भी फ्यूनरल राइट्स करता है लास्ट, उसको कोई बिल वगैरह नहीं देने, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है कि मैंने 15,000 रुपए स्पेंड कर दिए, दैट्स इट। कंफाइनमेंट एक्सपेंसेस 10,000 रुपए हैं। अगर किसी के यहाँ, किसी की फैमिली में आईपी है, उनकी वाइफ कहीं और रहती है दूर गांव में कहीं, और वहाँ ईएसआई सेटअप में नहीं आ पाए, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली, तो ऐसे केसेस में बेबी होने पर उनको 10,000 रुपए लमसम पेमेंट है, वन टाइम, ये दिया जाता है। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी कंडीशन कुछ नहीं है, डे 1 से ये एंटाइटल्ड होते हैं। कोविड रिलीफ स्कीम, ये कोविड के दौरान आई थी 2 सालों के लिए। 1 फरवरी जब वो लॉकडाउन लागू हुआ था, क्या 24 मार्च 2020 वहां से शुरू हुई थी, 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम चली। डिपेंडेंट बेनिफिट की तरह सेम, किसी की अगर आईपी की कोविड से डेथ हुई है तो उसकी फैमिली को कोविड रिलीफ स्कीम के तहत 90% ऑफ वेजेस थ्रू आउट लाइफ है। ये भी टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, ये लास्ट पे ड्रॉन नहीं है, ये इस पे टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन होता है। अटल बीमित कल्याण योजना, ये 2 स्कीम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हैं। अगर कोई फैक्ट्री बंद होती है तो, और जो वहाँ पर काम करने वाला वर्कर अगर बेरोजगार हो जाता है, तो उसके लिए ये 2 स्कीम्स हैं, एक अटल बीमित कल्याण योजना है और एक राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है जो आगे दी हुई है। सवाल ये है कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए उसके पीछे कि एम्प्लॉय को निकाल दिया गया और वो अनएम्प्लॉय हो गया, अब वो कहे कि मेरे को अलाउंस दे दो, नहीं। फैक्ट्री बंद हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, और उसमें ट्रेनिंग के लिए भी हम पैसे देते हैं। सो 50% ऑफ वेजेस मिलता है 12 मंथ्स के लिए, 25% 2 साल तक के लिए है ये राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में। ये स्कीम पॉपुलराइज होनी चाहिए। कोविड के दौरान कई इंडस्ट्रीज इसकी चोट में आई और लोग अनएम्प्लॉय हुए। ये मुझे पता नहीं है कि आप लोग इन स्कीम से अवेयर हैं कि नहीं है, वरना ये बेनिफिट आप उनको दिलवा सकते हैं अपने बंदों को। इसके अलावा वो स्लाइड कैसे मिस हो गई है मुझे पता नहीं। आपको पता है कि IW या शायद आगे होगी कि इसके अलावा जो IPs होते हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर 432 सीटें MBBS की रिजर्व्ड है मेडिकल कॉलेजेस में। ESI के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं 11 मेडिकल कॉलेज हैं, 2 डेंटल कॉलेज हैं, उनमें जो PG नहीं MBBS की सीटें रिजर्व्ड हैं। ESI की जो कॉलेजेस हैं उनमें से 2 कॉलेज तो इंडिया के सबसे रेप्यूटेड कॉलेजेस में से एक आते हैं। उसमें जो फीस चार्ज होती है बच्चे से जो वहाँ पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो जानते हैं कितनी है? 25,000 रुपये से कम, 24,960-62 रुपये कुछ पर एनम फीस है। और बच्चा जिस दिन एंट्री करता है उस दिन 5.5 लाख की किताब दे देते हैं। तो 432 सीटें IP के बच्चों के लिए रिजर्व, बहुत बड़ा है ये। मैं यहाँ पर हमारे सूरत से भी 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक वापी का है, मेरे को एग्जैक्ट केस याद नहीं है उनके पर्टिकुलर, अगर कभी लगेगा तो मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। मतलब यहाँ पर भी आए हैं। मेडिकल सर्विसेज, ये ESI जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करती है और हम एक्सपेंडिचर शेयर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ हॉस्पिटल हमने बना के दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। उसके अलावा अब हम क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो मेडिकल एक्सपेंडिचर बियर करती है उसका 7:1 की रेशो में ये डिवाइड होता है। 7 पोर्शंस ESIC बियर करती है और 1 स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। ESIC क्या कर रही है कि PMJ के साथ कन्वर्जेंस में, आप लोगों ने सुना होगा कि PMJ के तहत ये लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। तो PMJ के साथ कन्वर्जेंस से मेरा मतलब है कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर लोग अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सनत नगर मेडिकल कॉलेज है, अगर आप उसे नियोनेटल सर्जरी में देखेंगे तो भारत में उसका बहुत बड़ा नाम है। लोग नियोनेटल सर्जन
बहुत छोटे बच्चे, आप समझते होंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि 15 दिन के 10 दिन के बच्चे की सर्जरी करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सही मेडिकल कॉलेज सनत नगर महारत हासिल रखे हुए हैं इसमें। हमारे सनत नगर मेडिकल कॉलेज के डीन उन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को रिप्लेस किया, डायरेक्टर एम्स डॉक्टर श्रीनिवास। तो आपने, वो भी बहुत इंडिया के जाने माने नियोनेटल सर्जन हैं, तो उन्हीं की एफर्ट से आज हमारी वो रेपुटेशन है। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में अगर आप कभी गूगल सर्च करके देखें तो आपको एहसास होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट देने में वो कहाँ है। तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जेंस है। पीएमजे के जो रेट्स होते हैं वो यूजुअली बहुत कम है जो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करते हैं। जो हमारे अंडर यूटिलाइज हॉस्पिटल्स होते हैं उसके लिए हमने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उसके पास एक 50 लाख का डिपॉजिट रखा हुआ होता है। हमारे वाले जो पेशेंट्स होते हैं आईपी, अगर वो किसी भी पीएमजे की यूनिट में चले जाते हैं जो टाई अप सेंटर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उस 50 लाख रुपए में से वो उनको पेमेंट हो जाती है। अगर पीएमजे का कोई पेशेंट हमारे यहाँ आ जाता है तो हम अकॉर्डिंगली सिस्टम से चार्ज करते हैं, और वो 50 लाख रुपए एक कॉर्पस फंड है, वो एज इट एस्क्रो अकाउंट है, उसमें जैसे ही कम होता है हम वापस रिफिल कर देते हैं उसको। तो ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के लिए मैंने आपको बताया कि डे 1 से इंडिविजुअल एंटाइटल्ड है। पहली बार जब रजिस्टर होंगे, चाहे एक दिन काम करें, 3 महीने तक एंटाइटल्ड रहते हैं। उसके बाद 78 डेज की आपने अगर कंट्रीब्यूशन दे दिया तो फिर टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट बेनिफिट पीरियड इंडिविजुअल एंटाइटल्ड मेडिकल बेनिफिट्स के लिए। वो जो 7:1 में आपको बता रहा था बियर करते हैं हम, वो स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के लिए देते हैं। टर्शरी केयर, सुपर स्पेशलिटी पर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो ईएसआईसी डायरेक्टली बियर करती है, पूरा का पूरा 100% एक्सपेंडिचर हम बियर करते हैं। इसके लिए एंटाइटलमेंट क्या है कि 78 डेज, आईपी खुद या आईडब्ल्यू खुद है, 78 डेज का कंट्रीब्यूशन दे दिया 6 मंथली पीरियड में, इंडिविजुअल एंटाइटल्ड है सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए। फैमिली के लिए 156 डेज, 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 करके दे दिया है। तो लेकिन अगर यही सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ईएसआईसी की किसी भी यूनिट में लेना है या ईएसआईएस की किसी भी यूनिट में लेना है तो उसके लिए वो एलिजिबिलिटी कंडीशन वो भी लागू नहीं होती, डे 1 से एंटाइटल्ड। कार्डियक का ट्रीटमेंट है, अगर कोई एक इंडिविजुअल आया, यहाँ सूरत में नहीं है टाई अप सेंटर में 78 डेज, अगर इसके लिए वो हमारे ऐसे सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कार्डियक की यूनिट चलती है, जैसे फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में चलती है या कहीं और चलती है, तो वहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इमरजेंसी में कोई आईपी ट्रीटमेंट ले लेता है कहीं बाहर तो सीजीएचएस रेट पर रिइंबर्समेंट कर दी जाती है। इसके अलावा रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए अगर कोई भी एम्प्लॉई रिटायर हुआ 5 साल की सर्विस करने पर तो 10 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 120 रुपये सालाना, और ईएसआईसी के किसी भी मेडिकल केयर में एंटाइटलमेंट उनकी हो जाती है, इंडिविजुअल आईपी और उसकी वाइफ स्पाउस 2 लोगों के लिए 120 रुपये सालाना। ये बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि इंडिविजुअल रिटायर होना चाहिए 5 साल की सर्विस पर। अब अगर किसी कंपनी की पॉलिसी है कि 58 पे रिटायर कर देते हैं और किसी ने 5 साल काम कर लिया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 30 साल की एज में आए 35 साल में रिटायर कर दिया, वो नहीं, निकाला नहीं जाना चाहिए। रिटायरमेंट है, एस्टेब्लिश पॉलिसी के हिसाब से तो एंटाइटल्ड। ये मैं आपको बता ही रहा था कि 427 एमबीबीएस सीटें और 28 बीडीएस सीट्स हैं जो कि आईपी के बच्चों के लिए रिजर्व है। इससे ये बहुत बड़ी एडवांटेज है जिनके बच्चे मेरिटोरियस हैं। ये जो एंटाइटलमेंट्स हैं इन्हें चेक करने के लिए बहुत ही साधारण सिस्टम्स बने हुए हैं। आप लोग इन्हें प्लीज प्रमोट करिए कि जो आईपी आते हैं, जैसे मैं आधार सीडिंग के लिए बता रहा था कि आप ईएसआईसी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, एम्प्लॉयर अपने पोर्टल में अपने लॉगिन आईडी के थ्रू लॉगिन करके भी कर सकते हैं और आईपी भी कर सकते हैं। तो आईपी को आप मोटिवेट करिए, थोड़ा सा समझाइए, बहुत सिंपल है। सब लोगों ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ लॉगिन बना रखी है कि अपनी एक लॉगिन क्रिएट कर लें
और इसमें 3 पर्टिकुलर चाहिए होते हैं, आईपी नंबर, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर ये 3 चीजें करेक्टली डली हुई हैं तो आप ये लॉगिन बना सकते हैं। लॉगिन बना के आप आईपी को दे दीजिए, वो अपना काम खुद ही कर लेंगे, आधार सीडिंग भी खुद ही कर लेंगे इसी में। लॉगिन करें आईपी जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप उससे देख लेते हैं तो ये एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट है, ये स्कीम में देखेंगे तो ये यहाँ पर अपने आप बाय डिफॉल्ट दिखा देगा कि इंडिविजुअल किस बेनिफिट के लिए एंटाइटल है या किसके लिए नहीं। उनको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज कहीं जाने की या पूछने की। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये वेबसाइट है। ये बेसिकली एम्प्लॉयर्स के लिए है ये साइट। ये मैं मतलब जब बात करूं तो ये चैम्बर के लिए है कि जैसे अगर किस वलसाड़ है हमारे लिए, वलसाड़ में या उमरगांव है, मैं खुद भी गया था वहां पर देख कर आया, अगर सर्विसेज सही नहीं है तो ईएसआई ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की हुई है, एम्प्लॉयर यूटिलाइजेशन डिस्पेंसरी। इसके तहत हम अगर मान लीजिए 10,000 आईपी किसी कंपनी में काम करते हैं और वो सिर्फ प्राइमरी केयर दे देते हैं तो हम उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देते हैं प्लस 500 रुपए पर आईपी उनको पे कर देंगे। अब 10,000 आईपी पे करते हैं, आप खुद ही प्रिज्यूम कीजिए कि 10,000 के 10,000 बीमार तो नहीं होते होंगे, उसमें से कितने लोग एक दिन में आते होंगे, 20, 30, 10,000 में से, ठीक है। सो उसके लिए वो डॉक्टर अरेंज कर दें जो ओपीडी सिंपल प्राइमरी केयर, बुखार हो गई जी, खांसी हो गई, तो उसके लिए 500 रुपए हम पे कर देते हैं पर आईपी। तो ये ऐसा नहीं है जितने पेशेंट होंगे, अगर 10,000 आईपी मैप्ड है, किसी की 10,000 की कैपेसिटी है तो हम 500 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 उनको पे कर देंगे, प्लस दवाइयाँ दे देंगे अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, प्लस कंप्यूटर, टेबल, ये सब भी इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे ये सब भी दे देते हैं। इस स्कीम के लिए जहाँ जहाँ पर कमी है, जहाँ पर सर्विसेज अच्छी नहीं है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एम्प्लॉयर्स थोड़ा सा आगे आएँ और मैं खुद हेल्प करूँगा सर। हम ये एमयूडी स्कीम के तहत इस प्राइमरी केयर को बेटर बना सकते हैं। और इसके लिए आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है कि जहाँ पर एम्प्लॉयर ने ये कहा हो कि जो आप 500 रुपीज़ की सीलिंग में जो मुझे पे कर रहे हैं वो खर्चा मेरा उससे ज़्यादा हो गया, नहीं होता। MIMP भी ऐसे ही है कि जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, उन एरिया में हम वहाँ के डॉक्टर्स को हम पैनल कर लेते हैं, ये भी ऑनलाइन मैकेनिज्म है, और उनको सेम प्राइमरी केयर के लिए पैसे दे देते हैं 400 to 450 रुपीज़, जिसमें उन्हें मेडिसिन लेनी होती है प्राइमरी केयर की, प्लस बेसिक टेस्ट करने होते हैं। ये 2 चीज़ें हैं छोटे वाले, जो सिंपल नॉर्मल KFT, LFT ये सब। ये एक्सपेंडिचर स्टेटस है सर। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि हम 7:1 की रेशो में डिवाइड करते हैं। 1300 रुपये हम सैलरी के लिए देते हैं, 1300 रुपये हम ड्रग एंड ड्रेसिंग्स के लिए पे करते हैं, उसके अलावा 200 रुपये पर आईपी हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब हर साल एक नई सर्विसेज शुरू करो, आप कभी एक्सरे मशीन लगा लो, कभी ऑटोमेटिक ब्लड एनालाइजर लगा लो, कभी कुछ और लगा लो, हम उसके लिए 200 रुपये देते हैं। और ICT मतलब कंप्यूटर में काम करने के लिए 200 रुपये पर आईपी अलग से। तो ये हम इस तरीके से 3,000 रुपये देते हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये स्कीम कि ये फिगर शेयर करते हुए कि से 2022-23 में हम एडमिन के लिए 216 करोड़ और 216 करोड़, 2 ड्रग्स के लिए भी 216, क्योंकि वो 1300 है तो हम ये देना चाहते थे, टोटल 432 करोड़। सर एडमिन पे सरकार खर्च कर पाई केवल 129 करोड़ और ड्रग्स पे कर पाई केवल 51 करोड़। बहुत बड़ा स्कोप है। ESIC फंड एलोकेट इतना कर चुकी है सर। ये लैब सुना सर, आप देखिए, अगर आप वहाँ देख पाए तो कि PIP नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए 19-20 में हम 142 करोड़ देना चाहते थे, कोई क्लेम नहीं है सर। 22-23 में हम PIP मतलब नई मशीनरी, एक्सरे, ब्लड एनालाइजर, कुछ जो आप लगाना चाहते हैं, लेकिन नई सर्विस, मशीन, इंस्ट्रूमेंट जो आप परचेज करना चाहते हैं करिए, हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन 0 क्लेम। और ये जो ऑन अकाउंट पेमेंट होती है, हम ये साल के शुरू में ही एडवांस पेमेंट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले खर्चा कर दो, 2 किस्तों में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को ESIC एडवांस पेमेंट कर देती है। 10% रख लेती है ऑडिट सर्टिफिकेट के, 90% ऑफ पेमेंट को 2 हिस्सों में, यानी कि 45% ऑन 1 अप्रैल एंड 45% ऑन 1 अक्टूबर हम एडवांस में पे कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सर कोशिश कर रहे हैं
ये पांडेसरा डिस्पेंसरी अगर आपने देखी होगी तो इधर वाली पिक्चर जनवरी 2023 की है जब मैं आया था सर, ये अगस्त 2023 की रीसेंट है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2 बची हुई डिस्पेंसरीज हैं, अच्छा लगता मुझे, मैं ये बता चुका होता कि कॉरपोरेशन ने अप्रूव कर दिया। अभी 31 अगस्त को कॉरपोरेशन की मीटिंग है एंड मैं एम कॉन्फिडेंट कि इस मीटिंग में ये दोनों डिस्पेंसरी जो लाल दरवाजा में हैं और ये हैं, ये पूरी की पूरी नई बिल्डिंग टूट के दोबारा बनने की परमिशन लेकर आए। नहीं ऐसे नहीं, जब ये हो जाए तब की बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कहना और सच में करना दोनों में अंतर है ना। ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आते ही पहले मैंने देखा और वो टूट के दोबारा बनना थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस था। SVNIT को बोलना, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट लेना, इकट्ठी करना, थोड़ा सा तकलीफ दे था। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, चलो जी हो गया फटाफट, तो वो आज रिजल्ट है। ये सूरत का हॉस्पिटल है, ये आप देख लीजिए, ये टूट के बन के सिविल हॉस्पिटल के साथ में ही है, 300 बेडेड हॉस्पिटल है सर, ये बन के तैयार है, ऑलमोस्ट टाइलिंग का काम चल रहा है। OPD हम पूरी कोशिश में है कि बाय नवंबर, अक्टूबर है वैसे तो, बाय नवंबर हम OPD चालू कर दें और उसके साथ साथ फरवरी में तो बिफोर इलेक्शन शायद ये इनाग्रेशन है इसकी। तो इसके अलावा अभी 2 हॉस्पिटल नए और एक कलोल में 150 बेडेड और 350 बेड सानंद में, और ये तो कंस्ट्रक्शन स्टेज पर आ गए, इनका अवार्ड हो गया। और 2 हॉस्पिटल अभी इन प्रिंसिपल अप्रूव हुए हैं लगभग 15 दिन पहले, एक शामली में, एक हलोल में। इनकी लैंड हम फाइनलाइज कर रहे हैं, होपफुली लैंड फाइनलाइज होते ही इनके अवार्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लान है, कंस्ट्रक्शन प्लान अब स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। CPWD को बोलना होता है सर, तो ये विद इन लैंड अलॉट होने के 1 से 2 महीने के अंदर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, मोबिलाइजेशन हो जाती है इसमें। सर थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पेशेंटली मेरी बात सुनी। मैं अब आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ इस स्कीम से रिलेटेड, या जहाँ पर मैं आपकी मदद कर पाऊँ। बताइए सर, वो पब्लिक नोटिस वाला जो पॉइंट है वो भी अगर हम डिस्कस कर ले, फिर साथ में ही दोनों क्वेश्चन आंसर ले, जैसे आपको ठीक लगे। बराबर ना? मुझे जो पब्लिक सवाल है, नोटिस को आप थोड़ा सा आप करके एक्सप्लेन कर दें। मेडिकल फैसिलिटीज पे बात करें पहले या पब्लिक नोटिस पर? बोलिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग पब्लिक नोटिस के लिए सर क्या जानना चाहते हैं पब्लिक नोटिस? ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। पब्लिक नोटिस में आप उससे क्या जानना चाहते हैं? सर, वो उसे थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर दें तो मेंबर्स के लिए अच्छा होगा। सर ESI, मैं सब रीजनल ऑफिस में काम करता हूँ और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसीज से ड्राइव होती हैं। उसके लिए मैं बहुत छोटा हो जाता हूँ कई बार जवाब देने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं दोनों इश्यूज को कंबाइन करता हूँ। जैसे मेडिकल सर्विसेज है वलसाड में, आई अग्री उमरगांव में उतनी सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज नहीं है, जिसके लिए मैं कंटिन्यूसली कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ और होपफुली आपको 5-7-10 दिन के अंदर कुछ रिजल्ट भी दिखाई देंगे, जिसके लिए मैंने हमारे मेडिकल कमिश्नर वेस्ट जोन है जो अहमदाबाद बैठते हैं उनसे बात भी की है। अब ये भी रिप्रेजेंटेशन आई कि वलसाड में सर्विसेज नहीं है तो आप ESI स्कीम कैसे लागू कर सकते हैं। सर ESI स्कीम को किस एरिया में लागू करना या किस में नहीं, ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है सर, ये चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में से निकलता है। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरियाज को लेकर एक कंफ्यूजन थी और वो डेफिनेटली थी। इसी की वजह से ESIC सब रीजनल ऑफिस ने भी, ये साल 2011 में ये ऑफिस शुरू हुआ, उससे पहले RO रीजनल ऑफिस अहमदाबाद से होता था, तब भी मुझे केसेस नहीं पता एग्जैक्टली कौन से, लेकिन यस मना हुए होंगे, ठीक है।
कि आप नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया में हैं, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेड एरिया की कंसेप्ट ली जा रही थी वो 1992 की जो नोटिफिकेशन थी उसमें से ली जा रही थी। लेकिन कुछ और केसेस को एग्जामिन करते टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके एक जजमेंट का रेफरेंस लिया गया जो मैंने कोट किया हुआ है, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तो उन्होंने बताया कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई एरिया एक्सक्लूड होता है तो नेचुरली वो नॉन इम्प्लीमेंटेड हो जाता है, अगर साथ ही कुछ इंक्लूड होता है तो वहाँ पर भी कवरेज करनी है ये। और इसी ग्राउंड को लेकर जितनी पेटिशंस थी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया की वो सभी डिसमिस हुई, ठीक है। सो मैंने ये केस अपने हेडक्वार्टर को रेफर किया हुआ है, ऑलरेडी हमारे रीजनल ऑफिस ने भी कॉरस्पॉन्ड किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे पास जो क्लैरिफिकेशन आई उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे भी कमी लग रही है, मैं आई एडमिट कि उसके अंदर क्लैरिटी और हो जानी चाहिए थी कि जिन लोगों के रिजेक्ट कर दिए गए वो उनको कैसे हम बैक डेटेड जाकर उनको, जो आपने शुरू में जो बात कही, हम कैसे बैक डेटेड जाकर उनसे कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं जब हमने सर्विसेज ही नहीं दी, हमने कैश बेनिफिट्स नहीं दिए उस दौरान। तो लेकिन ऐसी चीज़ों का सोल्यूशन सब रीजनल ऑफिस में नहीं होता और वो उसके लिए कोर्ट ही प्रॉपर अथॉरिटी होती है, और इसके लिए आपको जो हमारी सपोर्ट चाहिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, वी आर ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब ये शुरू हो रहा था प्रोग्राम सेशन तो एक मुद्दा उठा कि भाई लिटिगेशंस कोर्ट में हम ऐसे कर लेते हैं। सर आई वुड बी हैप्पी अगर हम लिटिगेशंस कम करके अगर कोई ईएसआई की सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपको कोर्ट जाने की नौबत नहीं आने देना। वो हम यहीं अपने लेवल पर अपनी डेलीगेशन ऑफ पावर्स में या किसी ऊपर की डेलीगेशन ऑफ पावर्स में जहाँ पर भी जाना पड़ा, हम एटलीस्ट, अब हमारे यहाँ पर भी इस पार्ट को लेकर बहुत कम कोर्ट केसेस हैं, बट आई वुड ट्राई कि ये निल हो, एक भी कोर्ट केस ऐसा नहीं हो एटलीस्ट मेरे टेन्योर में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तो सर मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ अपना स्टैंड, बट मेरी राय यही रहेगी कि आप इमीडिएटली रजिस्टर करवा के और कंप्लायंस शुरू कर दें। बैक के लिए ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डेंस कर ली है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल रिप्लाई। लेकिन उस पर कॉल लेने के लिए क्योंकि मंत्रालय सक्षम अधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री है, सो होपफुली बहुत जल्दी, शायद 5 दिन 6 दिन में मैं कुछ रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बैक पीरियड के लिए मंत्रालय से अगर फेवरेबल रिप्लाई आता है उसके बाद मतलब हमारा एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें हमारे मेंबर्स जो पूछ रहे हैं कि बैक पीरियड की लायबिलिटी का क्या होगा, और ऐसी सिचुएशन के अंदर में हम अभी फ़िलहाल मीन्स क्या वेट एंड वॉच करें या जैसे? सर थोड़े दिन वेट एंड वॉच करिए, थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि इससे पहले रिप्लाई आ जाएगी। अगर आपको लगता है तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन, अभी मैंने ऑफिशियल चैनल से अपनी बात कही है, मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन भी एज इट इज़ कम्युनिकेट कर दूँगा। यस सर, मेक सेंस, थैंक यू। उसके बाद करें कि नहीं सर, रजिस्ट्रेशन को देखकर तो आप देखिए, आप अच्छे से जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड के, कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर, लेकिन ईएसआईसी को लगता है कि अगर ये कवरेज पीछे से बनती है तो इंस्पेक्शन या सर्वे के माध्यम से हम पीछे भी जाते हैं ना, तो आपको पता है कि आपकी करंट डेट में लायबिलिटी है तो आप उसमें पेनल्टी में क्यों जाना चाहते हैं, तो आप कंप्लायंस शुरू करिए ना। इतना अशोक भाई साहब, करंट डेट में लायबिलिटी पे तो हमें कोई, करंट डेट में रजिस्ट्रेशन करने में तो कोई इशू नहीं है, आज से हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कंप्लायंस स्टार्ट कर लेते हैं। सर ने हमें बताया कि बैक पीरियड के लिए कुछ टाइम आप रुकिए, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी मंत्रालय से, तो बैक पीरियड का तो कोई फिर सवाल नहीं रहेगा। अगर क्लैरिटी इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर आ रहा है और सर कह रहे हैं कि जितनी भी साइटेशन है, जो भी कम्युनिकेशन हुई है वो भी साथ में रखी जाएगी, तो नेचुरली जो है वो फेवरेबल रिप्लाई की उम्मीद हम रख सकते हैं। हाउ कैन इट इज बी डिलीड, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट 5 साल का क्लेम कर सकते हैं। अगर सर ने एक चीज बोला कि भाई इट इज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड। अभी हमने कर लिया और नॉट जैसे सर का एक मैंने भी सुना कि भाई पूरा में हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, बराबर, कि जहाँ हमने मेडिकल बेनिफिट नहीं दिया, सिक बेनिफिट नहीं दिया, और अभी अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया कि भाई एज पर रूल्स, भाई जैसे नोटिस इश्यू होता है 100 को भाई 5 साल से पुरानी तारीख में, तो एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी हमको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सर मेरी रिक्वेस्ट है। सर आप 10 दिन तो रुकिए। नहीं, ये हाँ, रुकने के लिए लेकिन मना नहीं कर रहा, आपको रुकने के बस लिए मना नहीं लेकिन कर रहा सर, correct- लेकिन एट द टाइम ऑफ योर लिटरेचर यू आपने जो बताया कि भाई ये इट इज डिपेंड ऑन, मैं मान गया सर। आप फैक्चुअल पोजीशन आप एक फैक्चुअल पोजीशन को देखिए। अगर आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाते हैं Yeah. डेफिनेटली, तो मेरा क्या आंसर होगा? मेरा आंसर बहुत फेयर होगा। आप बहुत positive एक हो, मिनट, सर। सर एक मिनट कि I मेरा agree आंसर, with you. सर सुनिए तो सही, मेरा आंसर बहुत फेयर होगा कि यस हमने रिजेक्ट किए हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी। Yes. तो सर कोर्ट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे केस में? फेयरनेस, नेचुरल जस्टिस, वही एक्सपेक्ट करते हैं ना सर। बस चलिए देखते हैं। हाँ, यही है। सर, ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट अप्रैल से लागू हुआ, तो इन द वलसाड डिस्ट्रिक्ट सर मुझे आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। 97 विलेजेस आर सराउंडिंग वलसाड डिस्ट्रिक्ट एंड टू उमरगांव से लेके, तो आज के टाइम में हम लोग कंसर्न से तो हर एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स लोग हमको हमारा पैसा काटने का चालू कर दिया, हमारी दवाई का क्या ओल्ड वे फ्रॉम उदवाड़ा वी हैव टू कम टू अवे फ्रॉम उमरगांव टू वी हैव टू कम टू डिस्पेंसरी नंबर 1 इज इन वापी, नो, तो दे हैव टू कम। हमारा कन्वेंस का क्या रिप्लाई दे कि कब तक पैनल डॉक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे या कुछ भी मतलब टाइप हो जाएंगे कोई बड़ी हॉस्पिटल के साथ। और अप्रैल मई जून का तो हमने ओमिटेड वेजेस में सबका पैसा भी भर दिया। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ सर। सर मैंने आपको ये बताया था ना कि ये MUD एक कंसेप्ट है सर। मैं खुद, अगर आप मेरे ख्याल से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उमरगांव में खुद गया था अगस्त के महीने में ही, और शुड आई टेक नेम और नॉट, लेकिन मैंने 1-2 एम्प्लॉयर से पर्सनली मैं टच में हूँ कि सर आप MUD ओपन कर लीजिए, हम आपको सर 50 लाख रुपए हैं सर। अगर मैं सीधे 10,000 IP पे बात करता हूँ तो सर ये खर्चा नहीं होता है सर इतना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी अगस्त के महीने के अंदर अंदर कहीं टाई अप करके IMP या MUD ओपन कर दें इमीडिएटली सर। और जहाँ तक सवाल है नोटिफिकेशन का सर, गवर्नमेंटल डिसीजन है सर। आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन इट, टू स्मॉल। तो लेकिन यस, मैं मेडिकल कमिश्नर जो हमारे जोनल वेस्ट जोन के हैं अहमदाबाद से, उनसे रेगुलर टच में हूँ। मेरे रीजनल डायरेक्टर, क्या बताऊँ सर, फ्राइडे को हम खुद विजिट करने वाले हैं वहाँ दोबारा। सो ऐसी चीज़ें जब मटेरियलाइज हो जाएं उसके बाद आपको बताने में ज़्यादा खुशी होती है कि सर ये कर दिया है। उमरगांव में तकलीफ समझता हूँ सर, यस है, और मैं इसको लेकर कोरेस्पॉन्ड ऑलरेडी कर चुका हूँ सर। थैंक यू सर। सर ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि ESIC जब पूरे सूरत डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की लिमिट्स में एप्लीकेबल हो जाएगा तो हम ज़्यादा फैमिली तक अपना बेनिफिट्स जो है वो एक्सटेंड कर पाएंगे। और जो आपने अभी बेनिफिट्स दिखाए वो सारे बेनिफिट्स सारे परिवार कवर्ड हो जाएंगे। सर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा सूरत की ओर, कि सूरत के अंदर में सर फ़िलहाल एक D7 करके जो डिस्पेंसरी था जहाँ 30,000 से 35,000 तक IP सेवा लेते थे। आज वो डिस्पेंसरी को करीबन पिछले 1 या 2 साल से बंद कर दिया गया। वहाँ के IPs क्या करेंगे, वहाँ के स्टाफ कहाँ है, और उस पर ना तो कोई क्लोज़र की इंटीमेशन पेपर में या IPs को दी गई। तो ये सर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य वश ये एक बनाव बना, और ये तकरीबन 2 साल से और लगातार इस पे जब भी रिप्रेजेंटेशन दिए गए उसके बावजूद भी कोई किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकला है। इसके साथ साथ मैं आपका और भी ध्यान खींचने चाहूँगा
कि जो सीता हॉस्पिटल में आप जनरल हॉस्पिटल ESIS की चला रहे हैं सर, आप मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप वहाँ की एक सडन विजिट करें, क्योंकि सर ना वहाँ सर्जन है, ना पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट सर एक है, वो पैरालिसिस है, वो कैसे डिलीवरी करेगा। इसके अलावा सर ना वहाँ आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट है, और सर वहाँ के जो RMO है, सूरत इतना बड़ा जोन है जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि पूरी म्यूनसिपालिटी में लगे हैं, तो RMO ऑफिसर ही हमारे पास नहीं है सर। तो मेरे पास जब RMO नहीं है सर, ना तो सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई लिख के दे रहा है, हम कैसे चाहे। IP सर रात को भी फ़ोन करता है, कंपनी वाले हमारे पे इतना चिल्लाते हैं, काम कैसे करना सर। और यहाँ तक कि सर वो मीडिया में जाते हैं, यूनियनबाजी होती है, वहाँ जो 2-4 लोग बैठे हैं उनके साथ हाथापाई जीभा चोरी, मतलब उनसे जो बहस हो जाती है, तो सर इतना बुरा हाल है। इसके अलावा जो आपने जिक्र किया कि लाल दरवाज़ा और सलाबतपुरा को रिनोवेट किया जाएगा, दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, सर वहाँ भी बहुत बुरे हाल है। नो डाउट पांडेसरा माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी तरह से इसे हाथ पे लिया है, और इसकी काफ़ी मुहिम भी काफ़ी टाइम से चल रही थी। और सर इसके बाद जो रीएम्बर्समेंट का केस है वो भी बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं सर। तो इतने बुरे हाल के बाद जो एम्प्लॉयर्स और हमारे यहाँ से जो मेंबर्स है उनके जो क्वेरीज है सर, इसको एड्रेस हमें एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे करना है। या मेरे ख्याल में यहाँ पे काफ़ी और सारे कितने लोगों के ऐसे, जो मुझे अभी कुछ लोगों ने शेयर किए थे अभी मैसेज पे, तो ऐसे कितने लोगों के हैं कि मेडिकल सर्विसेज आप चैलेंजिंग फेस कर रहे हो। सभी सर, मैं खुद कह रहा हूँ। यस। ये तो सर इसका कोई सॉल्यूशन हो। हाँ सर इसका सल्यूशन सर, जैसे आप कैश बेनिफिट्स या स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मुझसे बात कर रहे हैं सर, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को भी सर एक बार इनवाइट कर लीजिए सर, मैं भी आ जाता हूँ सर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हम स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट कर देते हैं साहब। इसके बाद जो स्टेट के हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर ESIC का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अभी जब जैसे आपने बताया सर, यहाँ भी तो दिल नाम की कोई चीज़ होती है। अभी 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आया, विकास कुमार था कुछ, उन्होंने उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, यही सिविल हॉस्पिटल के अंदर था, तो प्रॉब्लम आ रही थी सर। अब मेरे पास क्या सोल्यूशन था, मैंने अंकलेश्वर में जो हॉस्पिटल है वो ESIC का हॉस्पिटल है, मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ आप इस पेशेंट को अपने यहाँ रख लीजिए। दो थोड़ा दूर पड़ा, इसी तरीके से सेम पेशेंट आया जिसकी उंगली कट गई थी, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी। अब यहाँ से वो सिविल में रेफर कर रहे हैं सर। समझिए, मेरा जहाँ पर जिस एरिया में मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं वहाँ पर आई एम नॉट दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कमेंट। अब मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, मैंने अगेन MS को फ़ोन किया अंकलेश्वर के कि यार आपका कोई टाई अप होगा प्लास्टिक सर्जरी के लिए सूरत में, आप प्लीज़ पेशेंट को वहाँ एडमिट करवा के और यहाँ रेफ़र कर दिया। अब रिकॉर्ड कर रहे हैं सर ये बातें, लेकिन ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि जो ESIC के डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं सर, दे आर फ्रॉम माई ओन डिपार्टमेंट, आई कैन अप्रोच देम कन्वीनियंटली, आई कैन रिक्वेस्ट देम, तो ऐसे मैनेज किया सर। अभी उमरगांव का एक केस था सर, अगर आप मेरा ईमेल बॉक्स खोल के देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पर जाकर हम मदद कर रहे हैं सर। ये बातें समझ में आती हैं सर। एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज को आप बुलाइए और उनको पूछिए कि साहब क्या प्रॉब्लम है। अगर आप मना कर देंगे, अगर वो कहते हैं कि ये नहीं हम यहाँ पर ओपन कर सकते, ESIC सर आपने देखा एक जगह पर DCBO टर्म यूज़ किया सर, हम उस एरिया में डिस्पेंसरी क्रम ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं, जिसमें जहां जिस एरिया में स्टेट मना कर देती है साहब, वो मना कर देना, 1 महीने के अंदर DCBO खुल जाएगा वहाँ, 1 महीने के अंदर। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि स्टेट हैज़ टू से नो। तो सर अगर एक बार आप, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज को बुलाइए ना सर, मैं आपके साथ चलता हूँ सर। सब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम ये MUD वाली कंसेप्ट यहाँ पर वैसे ही लागू कर सकते हैं, वो तो दूर की बात है सर, DCBO लगा देंगे यहाँ पर। तो इतनी देर में DCBO में ESIC का एक सिस्टम काम करता है, जहाँ पर दवाइयाँ जो है ना सर, इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम मॉनिटर करता है। अगर वो उस सिस्टम से इशू हो रही हैं, अगर वो कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस होता है सर। मैं माफ़ी चाहूँगा, वैसे तो
मैं किसी और विभाग को कोट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि जब भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की जो बात है, जैसे अभी प्रोविडेंट फंड के अंदर में PMRPY करके एक स्कीम आया था, और अभी रिसेंटली ABRY स्कीम जो है, तो जिन जिन एम्प्लॉयर्स ने वो स्कीम के बेनिफिट लिए थे, जबकि वो ओपन स्कीम था और सिस्टम ड्रिवन था, उसके लिए ना एप्लीकेशन करना था ना कुछ, तो उसके बाद तकरीबन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी कंपनी होगी जिसको नोटिस नहीं आया हो, और ढेर सारे डॉक्यूमेंट भी देने थे, बहुत सारा था। तो अक्सर अभी एम्प्लॉयर हमें ये कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का अगर तेरे विभाग के अंदर में कोई स्कीम आती है तो उसका हमें सजेस्ट मत करना, अगर वो तू सजेस्ट करेगा तो हमें वो स्कीम में जाना नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स दिए थे वेरिफिकेशन के बाद, जबकि ना उन्होंने अप्लाई किया था, और सिस्टम खुद अगर एक बार आप एलिजिबल हो जाता है कोई UN नंबर पे, तो उसके बाद वो UN नंबर पे आप स्टॉप भी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो आप जो DCPO का कह रहे हैं, तो अगर मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा मॉडल ऑलरेडी गुजरात में हो तो हम एक बार विजिट कर लेते हैं, कोई नियर बाय हो साउथ गुजरात में, और वही मॉडल हम यहाँ के बड़े बड़े एम्प्लॉयर को बता के वो हम कर सकते हैं। साहब, एम्प्लॉयर के पार्ट पर होता है MUD और DCPO हम खोलेंगे। DCPO के लिए डॉक्टर्स भी हम पोस्ट कर देते हैं सर। ESI के पास में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हर साल हमारे सर 900 डॉक्टर निकल के आ रहे हैं MBBS, और उसके अलावा PG भी इतने ही हैं। ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है, जब ये पास आउट करते हैं तो ये 1 साल का बॉन्ड सर्व करते हैं, तो उस बॉन्ड पीरियड के दौरान इनकी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं हमें। सो रिक्वायरमेंट 900 की नहीं है हमारी। जो ऐसे स्पॉट्स हैं उनके लिए 900 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ESIC के जो पावर्स बनी हुई हैं, अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर अगर 245 डॉक्टर्स 100 बेड पे सैंक्शन हो गए, तो अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास पावर रहती है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट कर ले, पार्ट टाइम एंगेजमेंट कर ले, लेकिन सर्विसेज अफेक्ट नहीं हो। जहाँ तक सवाल है सर स्कीम्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करने का, सर मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है सर इसके अंदर कि अगर स्कीम में मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग डली हुई है और मैं ठीक से काम नहीं कर रहा, सर मेरे DG को कंप्लेंट कर दीजिए। अगर ब्रांच ऑफिस में कोई तकलीफ आ रही है सर, आप एक बार मेरे नोटिस में तो लाइए, ना हो तो मुझे बताइए। एक चैनल बना हुआ है और ये चैनल अफेक्टिव चैनल है साहब, इसका इस्तेमाल करके देखिए कभी। अगर कहीं कमी आती है, स्कीम में कुछ प्रॉब्लम है, कोई केस दिया और वो एडमिट नहीं हो रहा, अननेसेसरी डिले हो रहा है, अननेसेसरी क्वेरी है, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग इट टू माय नोटिस। मैं नंबर ओपनली शेयर करूंगा यहाँ पर, आप नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास है, वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। आप कंप्लेंट करिए, बताइए ना सर, एक बार नोटिस में लाइए। थैंक यू सर। सर अभी EPFO ने एक हायर वेजिस पे हायर पेंशन के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, और PF ये कहा कि जब आप EPF का कंट्रीब्यूशन हायर वेज पे ले रहे हैं तो आपको पेंशन भी देना है। सिंपल उसका लॉजिक ये था। तो सर अभी आपने जैसे स्लाइड में भी बताया कि जो वेजिस पार्ट है वो अगर आप कोई भी ऐसा अलाउंस या इंसेंटिव आप देते हैं 2 महीने के बाद तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं हर महीने दे रहा हूँ तो उस पर एप्लीकेबल है। और सर जब मैं इंसेंटिव और वेजेस दोनों मिला के हर महीने उस पर ESI कंट्रीब्यूशन आपकी सिस्टम को दे रहा हूँ और आपकी सिस्टम एक्सेप्ट करके उस पर कंट्रीब्यूशन ले रही है, सर 1 मिनट, उसके बाद वो बस वो सर आपकी बात। उस एम्प्लॉय को जो बेनिफिट आपका ऑफिस बोल रहा है वो कह रहा है कि इंसेंटिव पार्ट पे हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट सर, जब भी स्पेशल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर इंस्पेक्शन में आए हैं तब उन्होंने फैक्ट्रीज के अंदर में इंसेंटिव पार्ट के ऊपर क्लेम किया है। तो जब क्लेम किया है, जब मैं रेगुलर भर रहा हूँ, अब मुद्दा आता है जब बेनिफिट का, तो ऑफिस कह रही है कि इंसेंटिव पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर थोड़ा ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाए। मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ सर। आप ये देख लीजिए कि अगर आपके पास, आपको पता है कि आप 21,000 रुपये, मतलब जो बेसिक पे वेजेस है प्लस अलाउंसेस मिला के 21,500 रुपये अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं भरना
उस पर कोई इंस्पेक्टर आके आपसे कंट्रीब्यूशन क्लेम नहीं कर सकता। एक मिनट। दूसरी बात, रूल क्या कहता है कि अगर कंट्रीब्यूशन पीरियड शुरू होने के पहले महीने पर वेजेस या किसी पॉइंट पर 21,000 रुपए या उससे कम है तो जो कंट्रीब्यूशन है टिल द एंड ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन पीरियड देना है। तो अगर आपका ये वाला क्लॉज है तो अगर मान लीजिए एक कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से शुरू हो रहा है, अप्रैल में तनख्वाह 19,000 रुपए थी, उसके बाद मई में बढ़ गई, तो साहब जब उसकी बेनिफिट की बारी आएगी ना सितंबर में, जब वो पीरियड कैलकुलेट करेंगे और उसमें हायर वेजेस हैं तो हम हायर वेजेस पे कैलकुलेट करते हैं, उसको 21,000 रुपए पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर आपको फर्स्ट इंस्टांस में पता है कि कंट्रीब्यूशन 21 मतलब वेजेस 21,000 रुपए से ज्यादा है तो आप कंट्रीब्यूशन पे नहीं करिए प्लीज। सिस्टम से इसे क्यों नहीं प्लग किया जा सकता, सिस्टम में क्यों ब्लॉक नहीं कर सकते? सर आप एक बात बताइए, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इस इंडिविजुअल क्या ब्रेकअप क्या है? हो सकता है अगले महीने वो आप क्वार्टर पे आ जाए, मतलब जो आप पे कर रहे हैं इंसेंटिव वो हो सकता है कि आप क्वार्टरली पे कर रहे हो, फर्स्ट मंथ आपने पे किया, अगला महीना छोड़ के उसके अगले महीने जाके आप पे करें या उसके भी अगले महीने पे करें, तो सिस्टम आप कंट्रोल नहीं कर सकते उससे। हाँ आपको रूल पता है, आप पे मत करिए, कोई भी इंस्पेक्टर उस पर क्लेम नहीं कर सकता। जहां तक सवाल है, अगर एरोनियसली अंडर रॉन्ग बिलीफ पे कर दिया है कंट्रीब्यूशन और अब आ गई बात एंटाइटलमेंट बेनिफिट लेने की, तो सर इसकी जो डेलीगेशन ऑफ पावर है केवल डायरेक्टर जनरल ईएसआई के पास है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा केस है जिसमें विद अंडर एरोनियस बिलीफ आपने पे किया है, सर मेक अ केस, आई विल सेंड इट टू हेडक्वार्टर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ डीजी, लेकिन उसकी डेलीगेशन रीजनल या सब रीजनल या जोनल ऑफिस के पास नहीं। डायमंड में जैसे मान लीजिए किसी की 18,000 तनख्वाह है और डायमंड ऑलवेज कटिंग पॉलिशिंग और ये सब जो परफॉर्मेंस पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है सर, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ वो जो इंसेंटिव है वो पाएगा, 18,000 भी ले सकता है और 25,000 भी ले सकता है, तो कभी कभी ओवर टाइम करके भी 25,000 ले लेता है। तो ऐसी सूरत में तो ईएसआई एक्ट तो कहता है कि आपको 25 पे जमा करना है, और अब जब बात आएगी कि भाई नहीं, अब जैसे आप बता रहे हैं कि किसी ने अगर क्लेम किया है एसएसओ ने आगे तो गलत किया है, तो जैसे अभी उस केस में क्या करें? भाई आगे भी इंस्पेक्शन में क्लेम किया है। नहीं सर, आप केस दिखाइए सर, मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता, ऐसी चीजें कागज देखकर केस स्पेसिफिक होती है। डेफिनेटली सर, आप केस दिखाइए, मैं आपको रूल ओपनली और क्लियरली बता रहा हूँ। तो सर जैसे वसीम जी ने बताया कि सोहेल जी ने बताया कि 25,000 है तो कंट्रीब्यूशन क्या 21,000 तक भरना है कि 25,000 तक भरना है? 25,000 तक भरना है। 25 अगर कंट्री, लेकिन अब बेनिफिट भी 25 पर ही देंगे। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बताया ना कि अप्रैल के अंदर इंडिविजुअल की सैलरी 18,000 या 19,000 रुपए है, 21,000 रुपए से कम है, तो वो कवर हो गया। अब आपने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हर महीने 25,000 रुपए दिए। अब जब इस इंडिविजुअल को बेनिफिट देने की बारी आएगी तो जो बेनिफिट होता है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, सिस्टम कैलकुलेट करता है, और सिस्टम 25,000, 28,000 जितने भी आपने सब्सिक्वेंट मंथ में दिए उनको प्लस करेगा, नंबर ऑफ डेज से जितने अटेंडेंस दिखाई है डिवाइड करेगा और एंटाइटलमेंट निकाल देगा। सो अगर ऐसे किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट देना है तो वो हायर वेजेस पर ही आएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि in the beginning of contribution period, if individual is drawing salary wages less than 21,000, he is entitled to be covered for the till the end of that contribution period. So that is the case. हाई पे ही मिलेगा, नेचुरल है। तो यहाँ पे बहुत सारे एचआर फ्रेंड्स भी है और काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, तो आप बिंदास सवाल पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है। जी जी कयूर भाई। सर हमारे क्लाइंट के आईपी मुरा जो डिस्पेंसरी वहाँ डॉक्टर के पास इमरजेंसी में उन्होंने जो मेडिकल सर्विसेज ली प्राइवेट हॉस्पिटल से, नॉन टाइप हॉस्पिटल से, तो रीइंबर्समेंट की फायदे के द्वारा डॉक्टर क्लियरली बोल दिया कि अभी ये सिस्टम बंद हो गई। मेडिकल रीइंबर्समेंट इमरजेंसी में उन्होंने जो सर्विस ली है प्राइवेट नॉन टाइप हॉस्पिटल से, तो अभी वो रीइंबर्समेंट है या नहीं है? सर रीइंबर्समेंट कोई बंद नहीं कर सकता, ये रीइंबर्समेंट है। और सेकेंडरी केयर कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, एक बात बताइए सर, ट्रीटमेंट कौन सा था, सुपर स्पेशलिटी था या सेकेंडरी केयर था? ना वो इमरजेंसी में गया था। सर इमरजेंसी में हार्ट का ट्रीटमेंट था,
तो वो उसको सुपर स्पेशलिटी हो गया। हाँ। किसका ट्रीटमेंट था? उसको एक्सीडेंट हो गया था और सर मैं बताता हूँ, सुपर स्पेशलिटी डिफाइंड है टर्शरी केयर। अगर मान लीजिए छोटी मोटी सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, प्लास्टर बांधा है, सेकेंडरी केयर। लेकिन अगर हार्ट का ट्रीटमेंट है तो टर्शरी केयर। अगर टर्शरी केयर का कोई भी रिम्बर्समेंट क्लेम है, आप उसे ईएसआईसी के रीजनल ऑफिस में एसएमओ के पास भिजवाइए, डिस्पेंसरी के थ्रू रिम्बर्स होगा, कोई मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई केस है, ब्रिंग इट टू माय नोटिस, आई विल पर्सनली लुक इनटू इट। जहां तक सेकेंडरी केयर का सवाल है, क्योंकि हम ऑन अकाउंट पेमेंट जो स्टेट को पे करते हैं 3000 रुपए, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर के लिए पे करते हैं। अप टू सेकेंडरी केयर स्टेट गवर्नमेंट को रिम्बर्स करना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में भी आज भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रिम्बर्समेंट्स होते हैं और सीजीएचएस वहाँ से हमने डॉक्टर को लिखवाया भी है हॉस्पिटल से कि भाई इमरजेंसी में एडमिट हुआ था, तो डॉक्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सर गलत स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट। सर आप अगर ऐसे केसेस इकट्ठे कर लीजिए, सर मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज के साथ सर एक सेशन रख लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। सर डेफिनेटली वो पेशेंट एंटाइटल्ड है। अगर इशू आता है तो सर आप बताइए, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज का नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उनके नोटिस में लाइए, मना नहीं कर सकते। सर अभी जो आधार सीडिंग करना है आईपी के डिटेल के साथ, इसमें नाम मिसमैच है, पहले तो ऐसा था नहीं, कोई ने इलेक्शन कार्ड से भी एनरोल किया है, तो अभी उसको कैसे करेक्शन करें अभी? ओके, क्योंकि अभी कंटिन्यू अपनी ऑफिस से फॉलो कर हो रहा है। जी 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 जी। शैल आई आंसर? ओके ओके। साहब का सवाल था कि आधार पर्टिकुलर्स में मिसमैच आ रहा है। सर जब हम आधार सीडिंग करने लगते हैं तो उसके अंदर आप अगर पुराना एम्प्लॉई है प्रिज्यूमेबली, वरना नए में तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो वो जब हम आधार सीडिंग करते हैं तो वो ऑप्शन देता है कि ये वो इनफैक्ट हमें शो करता है कि ये पर्टिकुलर मिसमैच है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अंतर है, गुजरात में पिताजी का नाम बीच में लगाया जाता है ना, तो अगर वो मान लीजिए पिताजी का नाम बीच में लगा हुआ है और उसके स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गए, लेकिन आपको देख के पता चला कि ये रीजनेबल है, आप उसमें एक ऑप्शन आती है प्रोसीड, वो आप प्रोसीड का बटन दबा दीजिए। वो जो मिसमैच के केसेस हैं वो ईएसआई ऑफिस में आ जाते हैं अप्रूवल के लिए। हमारे पास डेली केसेस आते हैं और हम ऑनलाइन ही ओपन करते हैं और चेक कर लेते हैं, हाँ यार मिसमैच केस इट अपीयर्स रीजनेबल, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसमैच पर्टिकुलर्स भी चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि विजय कुमार का नाम गिरधारी लाल बना दिया, मतलब उतना बड़ा वेरिएशन मत रखिएगा। नाम स्पेलिंग अगर रीजनेबल लगता है तो आप प्रोसीड करिए। मिसमैच के केसेस हमारे पास आएंगे, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, सिस्टम से ही करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया। सर मेरा एक सवाल है जी, जैसे आईपी का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मोबाइल का ओटीपी थ्रू, कभी कभी ओटीपी ले लेता है, कोई कोई आईपी को कभी 3-4 साल पहले उसका ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन उसको याद नहीं रहता, और कोई कोई कंपनी उसको सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड नहीं करती, तो उसको मालूम नहीं है कि मेरा पहले कंट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं है, ईएसआईसी नंबर रजिस्टर है कि नहीं है। जब हम उसका बैंक डिटेल डालेंगे ना, तब वहाँ पे शो होता है कि इसका पहले से लिंक है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमको मालूम नहीं है उसका ईएसआईसी नंबर है कि नहीं है, उसको हम दौड़ाते कि जा भाई पिछली बार वहाँ से नंबर नहीं मिलता है। और दूसरी एक कंडीशन है कि 10 दिन के भीतर हमको ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करवाना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। उस पर्टिकुलर केस में बहुत दिक्कत आ जाती है कि कैसे उसका पुराना, जैसे यूएन में पीएफ में एक रजिस्टर आधार नंबर किया तो उसका पुराना नंबर शो हो जाता है, वैसे ईएसआईसी में कोई सिस्टम नहीं है। सर ये आधार सीडिंग का एम ही यही है कि डेटा पूरा क्लीन हो जाए। अब आप सोचिए कि जो बैंक अकाउंट नंबर है वो कभी भी एक मैंडेटरी फील्ड नहीं हो सकता। एक बैंक अकाउंट नंबर हम 2 भाइयों के नाम भी हो सकता है, 2 दोस्तों के नाम भी हो सकता है, अगर हम दोनों जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो, इसलिए वहां पर फिल्टर नहीं लग सकता। सिस्टम जो टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहा है सर इसके लिए ईएसआईसी नहीं, मैं आपको बताऊं कि आधार सीडिंग का जो काम है ये नीति आयोग से हो रहा है। सर मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं कि हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन बैठकर वहाँ पॉलिसीज बनाता है, ये वहां तक पॉलिसी बनाता है जहां तक हम सोच भी नहीं पाते। सर अभी के फिलहाल में यूज केस के लिए हम क्या, अगर वो ईएसआईसी नंबर लाने के लिए जैसे हमने पीएफ नंबर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है वो मेरे यहाँ पे, तो ईएसआईसी में हम लेट हो गए। सर देखिए एक बात, दूसरी बात ये है कि जो आपने कही है वो फर्स्ट है, सेकंड ये है कि ईएसआईसी
अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट नंबर डाला तो ईएसआई सिस्टम ने ही मैसेज थ्रो कर दिया कि ये अकाउंट नंबर ऑलरेडी है, तो आप वो वाला नंबर यूज कर लीजिए, ठीक है, इंडिविजुअल खुद ही बता देगा। लेकिन अगर नहीं कुछ है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अकाउंट क्रिएट कर दीजिए आधार सीड करके दूसरा, और अगर उसकी पिछली एम्प्लॉयमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन मौजूद होगा तो आप एक रिक्वेस्ट हमें दे दीजिए, ब्रांच ऑफिस में हमारे पास आएगा, हम बैकएंड से दोनों अकाउंट नंबर को सेम मर्ज कर देंगे, तो वो भी तरीका है हमारे पास। तो इससे क्या होगा, आपका काम डिले नहीं होगा, है ना। कभी कभी होता है दूसरा, उसके पास दूसरा बैंक अकाउंट भी नहीं रहता है कोई एम्प्लॉय है उसका सर, लेकिन अगर उसने एक बैंक अकाउंट बता दिया तो आधार वो नंबर भी, आईपी नंबर भी अपीयर हो जाता है ना, फिर तो आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं, फिर तो वो स्क्रीन पर नंबर ही अपीयर हो जाता है। नहीं ना सर, ईएसआईसी नंबर कहाँ होता है सर? होता है नहीं सर, नहीं होता सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई केस आता है सर, आप मुझे बताइए, मतलब हमारे ब्रांच ऑफिस को बताइए, मैं बैकएंड से ट्रेस करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, हम 15 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि ये सारी, हाँ, लेकिन ऐसे केसेस एक्सेप्शंस होते हैं सर, एक्सेप्शंस होते हैं, वो आप हमें दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना कि सर, अगर ये आधार सीडिंग से ये करना शुरू करेंगे ना सर, वो नया आईपी आया, आप उसकी आधार सीडिंग से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कीजिए सर, ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट नंबर ऑलरेडी किसी आधार से वो मैप्ड है, ठीक है सर। और बताइए, और कोई क्वेश्चन हो तो। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे सूरत अभी 462 स्क्वायर किलोमीटर का सिटी बन चुका है, और अभी ईएसआई जो डिस्पेंसरीज है वो सूरत में सिर्फ 4 है, एक सचिन में है, पांडेसरा में है, सलाबतपुरा में है, लाल दरवाजा में है। तो सर हम चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप में जो है, आप चूँकि पब्लिक नोटिस भी आपने ही जारी किया है, तो साथ में आपकी ही लीडरशिप में एटलीस्ट सूरत के अंदर में 20 डिस्पेंसरीज होना चाहिए सर, ताकि जितने भी आईपीज है, क्योंकि हम उनको वीआईपी भी कहते हैं, तो आईपी को कम से कम दुविधा हो और वो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। सर आप खुद सोचिए कि 462 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार में सिर्फ 4 ऐसी जगह डिस्पेंसरी है जहाँ जाने के लिए भी एटलीस्ट एम्प्लॉय को नहीं तो 200-300 रुपया, 100 रुपया उतना खर्च करना पड़ता है, और पूरा दिन भी सर उनका जाता है। तो सर आप चूँकि पांडेसरा में भी काफ़ी अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, तो हम चैम्बर की ओर से ये गुजारिश करते हैं कि आप डिस्पेंसरी जो है बड़े, अब मैं एक एग्जांपल दे दूं, 2001 में अर्थक्वेक आया था सर, तब उधना की एक डिस्पेंसरी को टेम्परेरी शिफ्ट किया था सलाबतपुरा में। सर अब 2023 हो गई, लेकिन उधना इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी वहाँ पे डिस्पेंसरी री एस्टाब्लिश नहीं हो पाई। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है एम्प्लॉयज़ की साइड से भी सर। सर मैं आपकी बात को सिर माथे स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें एक करेक्शन इतनी सी डालता हूं कि लीडरशिप आपकी, काम हम करेंगे। लीडरशिप सर, लीडरशिप हमेशा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की है सर। सर ईएसआई, ये कंसेप्ट बदलना है सर कि ईएसआईसी एक सर्विस प्रोवाइडर है सर। तो आप डेफिनेटली सर, मैं क्या बताऊं आपको, इस मुद्दे पर भी मैं ऑलरेडी एक्शन ले चुका हूं, और मुझे जब आने दीजिए रिजल्ट, मुझे पता चल जाएगा सर कि कहाँ पर डिस्पेंसरी हमें एलोकेट हो रही हैं। सर उतनी का तो नहीं पता, लेकिन सर 5 डिस्पेंसरीज तो डेफिनेटली, 20 का मुझे पता नहीं है सर। मुझे लैंड एलोकेशन सर बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। सर आउट ऑफ दी सिलेबस पूछते हैं तो सर चक्कर आ जाते हैं मुझे भी, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि एक पीएमओ ने ना एक वो बनाया है, और मिशन गति शक्ति, शायद आप जानते हैं सर, वाकिफ है उससे। सर जिस डिपार्टमेंट के पास लैंड खाली पड़ी है सर, वो लैंड ना प्रॉपर जिनको जरूरत है उनको एलोकेट हो रही है। सर अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ स्कोप है, तो सर सिर्फ इनफॉर्मली, फॉर्मली जैसे आप चाहें सर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए। हाँ बाकी हम डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट देते हैं, और इसी प्रोजेक्ट गति शक्ति के अंदर लैंड आइडेंटिफाई होती है, पार्सल आइडेंटिफाई होता है, हमें दे दिया जाता है, मतलब ईएसआई को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी उसकी ज़रूरत है। और जो नई डिस्पेंसरीज बन रही हैं सर सब में
एक चीज आ गई है कि अब जो नई डिस्पेंसरी बनेगी वो MDDC होता है, मॉडल डिस्पेंसरी होता है। उसके अंदर क्या कंसेप्ट है सर कि एक्सरे, ऑटोमेटिक ब्लड एनालाइजर, ये सब प्लेस होंगे। सैंपल कलेक्ट करने हैं, वैन जाएगी पेशेंट के पास, वहीं से ही सैंपल कलेक्ट करके लाके ऑटोमेटिक ब्लड एनालाइजर पे लगा दिए, उसने रिपोर्ट दे दी, और जो रिपोर्ट है वो आभा, जो आयुष्मान भारत अकाउंट, हेल्थ अकाउंट है, जब आधार सीडिंग करते हैं तो उसके दो पोर्शन होते हैं। एक तो आधार सीडिंग करते हैं और साथ में ही वो तुरंत पूछता है कि क्रिएट आभा अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल, तो वो दोनों ऑप्शन साथ क्रिएट करने हैं। एक साथ दोनों करिएगा, क्योंकि वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी यही सेम वाली। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ करिए सर। इसमें क्या होगा कि जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट भी, वो डायरेक्टली मोबाइल पर आ जाएंगी, इंडिविजुअल को आने की जरूरत नहीं। सर ये चल रहा है, हमने भारत की तरक्की देखी है साहब। मुझे उम्मीद है कि अगले 10 महीने बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट सामने आएगा तब हमें इसके सच में फायदे दिखाई देंगे। जो ये बातें कर रहे हैं ना सर, नहीं ले सकते सर, वडोदरा हीरा में लिए बिल्कुल ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसके लिए कोई प्रयास हो आपके? सर मैंने इसे नोट कर लिया, ठीक है। मैं आपकी बात को मैंने पहले ही इशारा कर दिया वहाँ पर, और जो मैं कर चुका हूँ उसमें मैं और क्या एडिशन कर सकता हूँ सर। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस वीकेंड पे मैं अपने मेडिकल कमिश्नर जो वेस्ट जोन है, मैं उनको इस एरिया की विजिट करवाऊँ, रीजनल डायरेक्टर और वो, ताकि आप सर आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कहाँ कहाँ और डिस्पेंसरीज ऐड करनी है। सर ही इज हेडिंग मेडिकल डिवीजन ओनली फॉर दिस पर्पस। मैं उनको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं अपने रीजनल डायरेक्टर को ये जो आप ये पांडेसरा डिस्पेंसरी और ये जो पांडेसरा लाल दरवाजा की जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उन्हें पर्सनली विजिट करवा चुका हूँ साहब। सर मल्टी फेसेट प्रोजेक्ट है सर। सर पक्का करते हैं वो, क्योंकि लैंड पार्सल खाली पड़ा है। अगर वो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा है किसी डिपार्टमेंट का, एयरपोर्ट है, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो सर मैं ऐसी जगह भी जानता हूँ जहाँ पर अगर मान लीजिए पुलिस अथॉरिटीज़ के लिए वो पोर्शन रखा हुआ है, तो एक डिस्पेंसरी बनी, उसमें से एक पोर्शन पुलिस को भी दे दिया। आपको क्या करना है, मल्टी स्टोरी, तो आपका काम भी चल गया, हमारा भी चल गया सर। ऐसे होता है, तो चल रहा है सर। हमारे बीच में सैयद सवानी की तरह ही जे मेहता की तरफ से एडवोकेट मेहता साहब भी उपस्थित थे। वो भी काफ़ी साल से लेबर लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। उनके अनुभव को शेयर करने के लिए भी मेरी गुजारिश है। प्लीज आइए सर, आ आ जाइए सर, आ जाइए। नहीं प्लीज आ जाइए सर, प्लीज। बहुत पुरानी, लगभग 25-30 साल पुरानी फर्म है जिसमें वो लोग लेबर लॉ अरे नहीं सर, प्लीज आई विल स्टैंड ओवर हियर सर, प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इतना इंटरेक्टिव सेशन दिया। आई वॉज नॉट एबल टू कम ऑन टाइम, मुझे बाद में आई वॉज इन मीटिंग। आई एम ऑल्सो को चेयरमैन इन द कमिटी, सॉरी फॉर गेटिंग डिले। बट सर आपने जो पॉइंट्स दिए इट इज़ वेरी गुड। थोड़ी चीज़ें जो आपने बताई कि जो मुझे लगा कि विच विल बी फ्रूटफुल, दैट इज़ आपने जो चेंज किए हैं पांडेसरा और सब जगह पे डिस्पेंसरीज, दैट इज वेरी गुड। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो अनटच्ड हैं। अनटच मैं आपको कहना चाहूँगी, जो अभी आपने किया है इट वॉज अनटच बिफोर, बट आफ्टर यू केम इन टू पोजेशन तो वो चेंज हुआ है। सर दूसरा एक आप जो बोल रहे हैं वो मैं 100% मानता हूँ कि डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करना, लेकिन सर वो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, दे आर लाइक कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो। तो आप एक सजेस्ट कर सको हमें कि भाई हम किसके थ्रू या कैसे कर सके इंटरेक्शन, जिससे इन लोग के सॉल्यूशन आ जाए। और डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सब छोटी चीज़ के लिए आपको कोई परेशान करे, लेकिन आप अपने गेटवे बना देंगे ना, जिससे बहुत ही अच्छा काम हो पाएगा और जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं वो इजीली रिजॉल्व हो जाएगी टाइम टू टाइम। उसके लिए एक सर मैं वैसे कर चुका हूँ, लेकिन अपनी वेबसाइट पे मैं अपने नए ऑफिसर्स के नंबर डलवा दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी। और नहीं वो डले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ BSNL तो वो मतलब जो लैंडलाइन नंबर डले हुए हैं यार, मेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसे चालू रखने के लिए। लेकिन हमने मोबाइल नंबर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं। मैंने वेरीफाई नहीं किया, डले हुए हैं, ठीक है, नहीं हुआ तो वो डले हुए होंगे शाम को ही। यस सर, मतलब डले हुए होंगे, कल सुबह चेक कर। अरे सर थैंक यू सो मच। मिला तो ठीक है। अरे सर
बाकी नंबर्स, जहाँ तक सवाल है प्रॉब्लम की, तो जब आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझे, तो वो किसी नीड के टाइम ही करना चाहते हैं, उसके टाइम में अपनी कन्वीनियंस नहीं देख सकता। तो इसलिए डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी जब आपको चाहिए था, क्योंकि आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज तो भेज नहीं रहे, जिसमें अननेसेसरी टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज काम की बात है तो मैं डेफिनेटली अटेंड करता हूँ और मैं रिस्पॉन्स भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी मेरे ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स हैं, होपफुली कुछ और भी लोग आएंगे इस सब रीजन में, तो सबके इन्फॉर्मेशन हम वेबसाइट पर ही डाल कर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सर एक दूसरा, जैसे चेंबर थ्रू वी आर प्लानिंग, जैसे बताया कि ज़्यादा होनी चाहिए आईपी डिस्पेंसरीज। सर बहुत सारे एरियाज जैसे बताया, उदना है, कड़ोदरा है, पलसाना है, इधर हम GIDCs ही हैं एक्चुअल में, गवर्नमेंट GIDC, वहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है इफ़ यू से मेडिकल ग्राउंड्स पे और जैसे RMO के ग्राउंड पे। तो जस्ट सर आपने नोट डाउन किया है, संदीप सर ने भी, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू नॉट टू अस बट टू ऑल द एम्प्लॉयज एंड दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू कि भाई ESI में हम और आगे आएँ और कंट्रीब्यूशन करें। ओके सर, थैंक यू। ये ऑलरेडी नोट किया हुआ था हम लोगों ने, मैं आपकी बात को से आज जाकर थोड़े और इम्प्रेसिव तरीके से इस सेशन का रेफरेंस देते हुए फिर से लगाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन सर मोस्ट इफेक्टिव रहेगा काम करने के ना सर, बहुत सारे तरीके होते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वुड बी कि आप डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज को यहाँ पर बुलाएं और उनको एक सूरत की विजिट करा दें। सर 1 दिन लगेगा सर इस सारे काम में सर, दैट वी विल डू फॉर श्योर विद बहुत अनंत। अच्छा रहेगा सर। नहीं नहीं 100% अनिल सर होगी कि सर साथ में विल डू इट फॉर श्योर सर। सर कोई और क्वेश्चन सर? थैंक यू। ओके हाँ प्लीज सर हमारा ऐसा मानना है कि सर तो आप रीजनल मेडिकल डायरेक्टर जो वेस्ट जोन होते हैं जो कि आपके हेड है, तो हमने शायद हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट के SACCI के दिनेश नावड़िया सर, तो उनके रेफरेंस से हमने एक बार साउथ गुजरात की जो चीनी मिल होती है ना, मतलब शुगर मिल, तो इनोका का काफ़ी सारा एक क्वेश्चन था सर, यही क्वेश्चन था ESI का कि प्लांट जो भी है वो सर ट्यूबल एरिया में मतलब सर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उनको अगर मेडिकल फैसिलिटी देनी है तो फिर भी अगर सूरत में उसको लाना है अगर पेशेंट वगैरह को, तो 3 से 4 घंटा तो सर ट्रांसपोर्टेशन में ही निकल जाता है सर हमारा। तो और कई बार तो क्रिटिकल केस जो होता है सर, जैसे मान लो कोई बॉयलर का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ फैटल एक्सीडेंट हुआ है, तो वो टाइम पे तो सर इमीडिएटली उनको प्राइमरी भी मतलब में अगर ट्रीटमेंट मिल जाती तो शायद उनका मतलब में आप लाइफ सेव कर सकते हो। बट काफ़ी केसों में मैंने खुद देखा हुआ है सर शुगर मिलों के अंदर कि कई बार मतलब में एक्सीडेंट जो होता है तो आप यहाँ तक वो आ ही नहीं सकते, मतलब में वापी नज़दीक हो या नवसारी सिटी हो, तो उसके लिए सर अगर आप ESI के जो रीजनल जो भी हेड है उनको तो एक बार शायद ट्रिपल एरिया की खास मुलाकात करे, जैसे उमरगाम है, वापी है, तो वापी दहेज ये जो इलाका है सर वो प्योर पेट्रोकेमिकल इलाका है जो एकदम हेडियस मतलब केमिकल वगैरह का काम चलता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे कि सिटी इलाका तो ठीक है, बट वो वहाँ के अंदर भी वहाँ पे एटलीस्ट 100 से 150 बेड की हॉस्पिटल होनी ही चाहिए एट ए इमरजेंसी मोमेंट, क्योंकि कभी कौन से टाइम पे इमरजेंसी आएगी पता नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे होता ही रहता है कि दहेज है, वापी है, तो यहाँ पे काफ़ी सर मेडिकल क्रिटिकल केस होते ही रहते हैं कंपनियों के अंदर। तो उसके लिए सर अगर आप कहा था आपने शायद अपने प्रीवियस टाइम आपने कहा भी थोड़े टाइम पहले कि इसकी कुछ परमिशन मुख्यमंत्री ऑफिस से लेनी होती है कुछ वगैरह, आपने कहा 92 रूल के हिसाब से। मैं बता देता हूँ सर, इसमें बहुत ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि कोई एरिया हॉस्पिटल के लिए एंटाइटल्ड कैसे बनता है कि उस एरिया में अगर 50,000 IP क्लस्टर्ड हैं विदिन 8 किलोमीटर्स, तो उस एरिया में 100 बेडेड हॉस्पिटल, क्योंकि पहले होता था 1 लाख की पॉपुलेशन पे 100 बेडेड होता था, लेकिन अब नॉर्म्स लोअर हो गई हैं। 50,000 की अगर IP पॉपुलेशन है तो दैट एरिया इज एंटाइटल्ड फॉर 100 बेडेड हॉस्पिटल। उमरगांव है सर, अभी नया इम्प्लीमेंट हुआ, इसका जब पहली बार डेटा पब्लिश होगा कि उस एरिया में कितने हॉस्पिटल हैं, तो आई एम श्योर कि वो इमीडिएटली पॉपअप होता है कि उस एरिया में एक क्योंकि 50 बेडेड और 100 बेडेड हॉस्पिटल खोलने के लिए जो नंबर ऑफ डॉक्टर चाहिए वो उतने ही है, तो कम ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए अब सीधा जब खोला जाता है तो सीधा 100 बेड का ही प्लान बनाया जाता है, उसको ऑपरेशनल 50 पे कर देते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट चलता है सर वो अब जैसे ये वाला हॉस्पिटल है सूरत वाला, ये पहले 100 बेड पे चलता था, 50 अभी अब जा रहे हैं, तो जो सीधा बेड में 29 बेड ऑपरेशनल है साहब, 29 से सीधा 300, 30 से 300 समझिए इसे आप। तो ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखकर बनता है, ठीक है।
हाँ, जो आपने जो बात बताई है शुगर मिल का, लेकिन अगर आप देखिए प्राइमरी केयर कहीं पर नहीं है तो आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट लीजिए वहीं पर ही, लेकिन पेशेंट को तकलीफ मत दीजिए। सर अगर रिम्बर्समेंट में प्रॉब्लम आती है ना सर, तो आप प्लीज़ एक बार जरा मुझे बताइए तो सही। ऐसे केसेस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सर। और रही बात तो अगर लैंड की, तो आप देखिए ज़्यादातर तो आपको जीआईडीसी के अंदर काफ़ी सारी ज़मीन अगर आपको मिल जाएगी, मान लो आपको दहेज है, वापी इंडस्ट्रियल है, अंकलेश्वर है, तो अगर आपको अगर लैंड की भी जरूरत हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव है और जीआईडीसी भी पॉजिटिव है कि हाँ भाई अगर क्योंकि मेडिकल एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, टॉप प्रायोरिटी पे आता है, तो अगर इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी अगर आपको कोई छोटा सा हॉस्पिटल या कुछ रिस्पॉन्स सेंटर बनाना हो, तो उसके लिए भी जीआईडीसी तो आपके लिए मतलब मैं पहले हमको तो ऐसा करिए दहेज के लिए कि भाई हम तो आपको जमीन भी देने के लिए तैयार है, बस आप सेटअप करिए और आप जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना वो ले लीजिए, वो हमको ऐसा दहेज का नोट करना देना एक बार हमें आईटी पॉपुलेशन निकालते हैं, क्योंकि सर ये बात तो मैंने सबसे पहले एक्नॉलेज की थी कि यहाँ के एम्प्लॉयर्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितना समझते हैं सर, यकीन जानिए इन चीज़ों के कैसे दिखाऊं, सच में इफेक्टिव है। सच में मतलब मैं अनइम्प्रेस्ड की अपने एम्प्लॉई को अपने बच्चों की तरह रखते हैं एम्प्लॉयर्स, और क्या कहूँ सर बहुत बेहतर है। तो जो यस ऑफर होती है लैंड, सर पता है क्या होता है सर, गवर्नमेंट एक अस्पताल बनाने में ना एक बेड खड़ा करने में लगभग 1,70,00,000 रुपए लगते हैं साहब। अगर लैंड का टाइटल अगर डिस्प्यूटेड होगा तो सर ईएसआई या कोई भी उसको पैसा लगाने की परमिशन नहीं मिल सकती, लेकिन अगर टाइटल क्लियर मिलता है तो साहब इस प्रोसेस में ईएसआई की जो हॉस्पिटल कहाँ बनना है, वो जो टॉप गवर्निंग बॉडी है वो उसको कॉर्पोरेशन बोलते हैं, उसमें कुछ लोकसभा के सांसद, कुछ राज्यसभा के सांसद, कुछ एमएलए नहीं, अलग अलग स्टेट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ये सब मेंबर रहते हैं सर। वो साल में 4 दफ़ा मिलते हैं यूजुअली, और वो उनके पास 1 बाय 1 जो प्रपोजल जाती है उसमें वो एक्सेप्ट करते रहते हैं। तो डायरेक्टर मेडिकल को बुलाने को बोला सर। मेरी एक रिक्वेस्ट और है सर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव हैं इसी ईएसआईसी के गुजरात के डॉक्टर नितिन बोरा और कीसूलाल कलाल साहब, उनको बुलाइए एक बार और उनको दिखा दीजिए ये एरिया की अगली जो कॉर्पोरेशन की मीटिंग हो रही है 31 अगस्त को हो रही है साहब, उन्हें बता दीजिए। मैं हेडक्वार्टर में रहा हूँ सर 11 साल, मैंने कॉर्पोरेशन मीटिंग लगभग सारी अटेंड की है, और जो मेंबर्स होते हैं वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा रीजनेबिलिटी है प्रपोजल में सर, देन एंड देयर एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर कॉर्पोरेशन ने वो एक्सेप्ट कर लिया है तो सर काम तो इम्प्लीमेंट इमीडिएटली होता है सर। लास्ट रिक्वेस्ट है, जैसे पब्लिक नोटिस में हमने लिखा है कि भाई हेड क्वार्टर्स ने अलग से नोटिफिकेशन के लिए कोई ज़रूरत लगती नहीं है, ऐसा मेंशन किया है। तो आई एम रिक्वेस्ट यू, आपको माई कलीग कंसल्टेंट की ओर से कि अगर एसएमसी लिमिट जो पिछले 2 साल से लिमिट का एरिया बढ़ा है, वो एरिया अगर अपना नोटिफिकेशन में मेंशन करे, बिकॉज माई समवन कंसल्टेंट, समवन कलीग्स आर वेरी टीनेजर्स, दे आर नॉट अननोन, दे आर दैट मच अननोन कि भाई एसएमसी लिमिट में कौन सा बढ़ा, जैसे पाल आया, जैसे इच्छापुर आया, जैसे जहांगीरपुर आया, तो थोड़ा हमको ईएसआई कोड नंबर ले। सारी बातों को मान सकता हूँ, लेकिन एसएमसी में कौन सा एरिया आएगा कौन सा नहीं आएगा, ईएसआईसी है नो रोल टू प्ले इन। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाइए और वो जो कहेंगे नहीं, नया जो एरिया आया, नया जो जैसे ईएसआई का सोहेल भाई ईएसआई का जो लिमिट बढ़ा ने, આપણા બધા ઘણા બધા કન્સલ્ટન્ટ હજુ ટીનેજર છે, આઈ એમ બિલીવ ધેટ 25-27 વર્ષના છે, બરાબર। એસએમસીની લિમિટ વધી ગયા પછી એમને नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से होती है साहब। नहीं, जस्ट आप खुद वकील हैं साहब, उनसे पूछिए नोटिफिकेशन की कॉपी दे दीजिए। पीडीएफ है करीब 70-80 लोकेशंस की, या इस डेट में एसएमसी लिमिट्स में आई है उसका और कितना एरिया आया है वो पूरा डिटेल एसएमसी की साइट पर है। नोटिफिकेशन की कॉपी दे दो साहब को। वो आप सर मैंने आरटीआई के जवाब में एक पहली आरटी के जवाब में वेबसाइट पर पब्लिश कर दूंगा साहब। कल वेबसाइट के ऊपर
ये भी देख लेना। थैंक यू वेरी मच। वो क्या है कि सर मेरा कंसर्न जो है सब कलीग्स है न्यू है या डेट में टीनेजर्स है बेचारे को क्या है कि भाई कौन कौन सा एरिया डेवलप हुआ, कौन कौन सा एरिया नोटिफिकेशन में आना है, कहाँ हमको ESI में एप्लीकेबल करना है, तो थोड़ा इजी गोइंग रहेगा। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सर साहब यूँ नहीं बोल रहे हैं कि मैं वेबसाइट पर नया कौन सा एरिया आया है वो डिक्लेयर करूंगा। लेट अस नॉट बी कंफ्यूज्ड। Yes. एब्सोल्युटली I being Chamber of Commerce understand whatever demand we make to the officer present here should be within his powers. He is not going to declare मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं 1,00,000 बार बोलूँ तो भी ये साहब नहीं बताएंगे कि SMC में कौन कौन से नए एरिया है। आई एम टेलिंग यू एज अ एडमिनिस्ट्रेशन कन्विंस के लिए। सर वो नहीं बताएंगे, वो इनफॉर्मली बता देंगे लेकिन ऑफिशियली नहीं बता पाएंगे। इसलिए इस बात को हम थोड़ा सा विराम दें तो आगे बढ़ें। कारण कि क्या है कि सर ने शुरुआत में भी बोला था एंड इट इज़ अ लाइव प्रोसेस। हो सकता है 6 महीने बाद में SMC में एक और एरिया ऐड हो गया, तो वो तो स्टैटिक तो है नहीं कि पिछले जो 462 स्क्वायर मीटर है वही स्क्वायर किलोमीटर है वही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। 25 किलोमीटर और ऐड हुआ तो फिर कंप्लायंस करना कितना करना वो हमें कॉल करना है। लेकिन नोटिफिकेशन क्लियर है, एज ऑन डेट द नोटिफिकेशन इज क्लियर दैट व्हाटएवर इज विद इन द SMC एरिया एज डिक्लेयर्ड बाय SMC ESI वुड बी एप्लीकेबल एज पर द लॉ। अब उसको चैलेंज किया जा रहा है, सर भी बोल रहे हैं बैकडेट से शायद उसमें रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुझे इतनी समझ पड़ रही है कि सर के परव्यू में ये बातें नहीं है। इस बात को हमें रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए सर। आई मीन चैम्बर में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी कार्यक्रम करता हूँ, बट इंग्लिश में एक शब्द है फायर इन द बेली। सो वी हैव सीन ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स, बहुत ही अपराइट बहुत ही एनर्जेटिक ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से सर हमें बहुत ही खुशी होती है मलिक साहब जैसे ऑफिसर को देखकर। लेबर लॉज में वीकेस्ट लिंक इज ऑफ कोर्स द ESI एंड बाकी तो सब मैनेज हो जाता है। ESI में अभी भी काफ़ी तकलीफें हैं, फिर भी ऐसे डिपार्टमेंट को भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ में इतनी एनर्जी के साथ में रिप्रेजेंट करना इटसेल्फ इज ए हर्क्यूलियन टास्क। मलिक साहब आप कितना भी बोले अप्रिशिएशन करने की जरूरत नहीं है, बट यू डिजर्व अप्रिशिएशन बिकॉज द वे यू हैव रिप्रेजेंटेड योर डिपार्टमेंट इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन सर। Having said that, as Chamber of Commerce, जैसा मैंने अभी कहा कि amongst various labor laws, ESI continues to be the weakest link। और सर वेलफेयर स्कीम तो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक इंडिविजुअल के रूप में भी अनफेयर इसलिए लगता है कि जो सेवा हम एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं ओवर द लास्ट 50 years 5 years whatever, still under the guise of the act, employer and employees have to pay। तो ESI को कुछ ऐसी व्यवस्था तो जरूर करनी चाहिए, हायर अप्स के लिए मेरी बात है, कि जहाँ पर आपका MUD भी नहीं है, आपका कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई सर्विसेज मुहैया करवाने का प्रावधान करना डिपार्टमेंट का काम है। जहाँ पर सर्विसेज नहीं है वहाँ तक सिर्फ कानून में लिखे होने के कारण उसको परव्यू में ले लेना थोड़ा सा, शब्द मेरा है, अनफेयर है। अब उसको कुछ ऐसा वर्कआउट करना चाहिए कि डिपार्टमेंट सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, और जहाँ पर वो लोग 50,000 का यदि IP का आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप नोटिफिकेशन और कवरेज लाने के पहले कुछ ना कुछ एक प्राइमरी ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल या कुछ क्लिनिक जैसा तो बनवाने के बाद ही वहाँ पर कंट्रीब्यूशन लेना शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ रूप से मानना है। उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, दैट इज अग्रीड, एक्ट ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन जहाँ पर सर्विसेज पहले प्रोवाइड कराओ, प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइड करो, फिर कंट्रीब्यूशन की बात करो, ऐसा मेरा एक मानना है। हैविंग सेड दैट, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से ESI डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के लीडरशिप के अंतर्गत काम कर रहा है, और जिस तरह से हमारे गुजराती में एक शब्द है बाहोश अधिकारी, बाहोश का मतलब सर हमारे प्रॉब्लम, मैं हूँ हिंदी भाषी, लेकिन कई शब्द गुजराती के अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, कई हिंदी के अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। बाहोश अधिकारी बोला जाता है, मतलब बहुत ही एक्टिव अधिकारी जिस तरह से हमें ESI डिपार्टमेंट और वेरियस डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ दिस रीजन
कि उनका वेलफेयर बहुत ही अच्छे हाथों में है और भविष्य उनका बहुत ही सुनहरा है। वर्तमान में तकलीफ़ें हैं लेकिन भूतकाल से थोड़ी कम है और भविष्य में उससे भी कम होगी, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और जैसा कि सर ने बोला कि हमें मेडिकल डायरेक्टर साहब को बुलाना चाहिए, हम बुलाएंगे और नितिन सर और गीसूलाल जी को भी किसी तरह से विजिट करवाने की कोशिश करते हैं। और हमारा रोल ये रहेगा सर, आप कुछ भी बोलेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस तरह की कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स के लिए कुछ हेल्प चाहिए, कहीं पर भी कोई दहेज से लेके उमरगाम तक सर हमारी खूब कनेक्टिविटी है, आपका भी डिपार्टमेंट खूब काम करता है। लेकिन एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कुछ भी काम करना हो, आप हमें आधी रात को कॉल कीजिएगा, जितना बन सकेगा हम हमारे नेटवर्क को यूज़ करके भी हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए आपके साथ में सर हम खड़े रहेंगे। आप हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए उसके लिए आपका खूब खूब आभार और हमें आशा है कि ये सही इसी तरह से प्रगति करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर।